Hello, Avinash. Good evening, sir. Good evening. Good evening. All. So let the people join. They are still joining. सर Yes. आप टेक्ला यूज करते हैं? नहीं मैं नहीं करता टेक्ला। अच्छा ठीक। सर आज बेसिक से स्टार्ट कीजिएगा। बेसिक से बता दूंगा मैंने। हाँ एक वो बना के रखी है, फिर बता देता हूँ। एक्चुअली सर ज्यादा क्लास करने बेसिक नहीं, मतलब जितना हो 4-5 सके उतना बताऊंगा। हाँ, ज्यादा तो जैसे मैं भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितना मेरे पास है उतना डेटा। अब उससे एक्चुअली ज्यादा बेसिक चाहिए होगा, जैसे बेसिक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग क्या होती है। नहीं उतना बेसिक नहीं सर, जब ब्रिज से रिलेटेड बेसिक चाहिए। हाँ ब्रिज से रिलेटेड, क्योंकि ब्रिज भी एक तरीके से एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। ब्रिज इज नॉट डिफरेंट। Bridge is a just advanced form of your structural engineering. Nothing else. सर एक बात बोला, सर ने जो बुक भेजा है उसमें हाँ आई थिंक हाई बहुत डिफिकल्ट बुक है, आई थिंक हाई रेंज का सर, जो मैंने बेसिक एक निकाला है बेसिक ब्रिजेस के। मैं तुम्हें ये भेज दूंगा, तो इसमें बता भी देता हूँ क्या क्या है क्या नहीं है, थोड़ा बहुत उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। सर ये वीडियो रिकॉर्डिंग ना एक मिल पाई है, सारी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेंगी सर? सारी रिकॉर्डिंग आपके इस पे अपलोड होती हैं, यही ड्राइव पे। अच्छा, ये जो ये लेक्चर अपने आप ही ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग है जो सारे होता ना, है जूम ऑटोमेटिक ही वहां पे वीडियो पुट कर देता है, लेकिन उसे टाइम लगता है 1 दिन का शायद। अच्छा सर। हाँ 1 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। सर वो मिडास मैंने इंस्टॉल कर लिया, पर वो जब मैं उसे यूज करता हूँ तो वो एक आईडी और वो पास इनकरेक्ट आईडी पासवर्ड बोलता है। आपने तो वहाँ क्रैक कॉपी पेस्ट किया? हेलो, क्रैक कॉपी पेस्ट किया था? क्रैक जी क्रैक फाइल से ओपन करिए, फिर वो नहीं मांगेगा। क्रैक एक्चुअली सर नहीं हो पाता है। अविनाश जी की हेल्प मैंने किया था समरी अगर आप मुझे अपनी स्क्रीन दिखा पाओगे तो मैं बता दूंगा। अभी है लैपटॉप ओपन जिसमें इंस्टॉल हुआ है? सर एक्चुअली तो मैं थोड़ा कहीं बाहर बैठा हूँ। चलो कल दिखा देना, कल दिखा देना। ऑफिस अपने कल दिखा दूंगा आपको ना, मैं स्क्रीन के वो भेज दूंगा फोटो ग्रुप पे। कोई इशू नहीं, मैं बता दूंगा आपको। वो लोग उसमें उसके क्रैक चलाने में कंफ्यूज होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। ज्यादातर सब बच्चे जितने भी वीडियो अभी एक्चुअली तक वीडियो हाँ बोलो। फॉलो मैंने किया था सर मैंने, हाँ तो हाँ मैंने तुमने अपना क्रैक कॉपी पेस्ट कर लिया फिर सी ड्राइव में? हाँ मैंने सब कर दिया था, जिस तरह हाँ मैंने अपना किया उस तरह उनका भी किया, हाँ बट हाँ। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। तब टेक्ला मैंने कर दिया था, फिर इस पर आया। तुम्हारा चल गया नहीं चल गया मेरा? हाँ मेरा चल गया सर। ओके, तो हम उनका भी देख लेंगे, कोई इशू नहीं। हो जाएगा वो, कोई ऐसा नहीं। वो कभी कभार होता है कि दिक्कत होती है, काफी स्टूडेंट्स को पहले भी हुई है, लेकिन मैं बता दूंगा तो वो हो जाएगी। देख लेंगे। ठीक है ओके। तो आपका तो सर हमारे पास तो कॉन्टेक्ट नहीं, पता नहीं चल पाता कहाँ बात करें। मेरा कांटेक्ट मतलब आप जो होते ना दिन में जैसे कभी, तो मैं आपसे व्हाट्सएप पे ही कुछ मिल सकता हूँ, तो कनेक्टिविटी है आपको नहीं व्हाट्सएप पे डायरेक्ट? है ना मेरा नंबर, वहीं अच्छा से ही। हाँ यस, और हाँ, कहीं तो तो मैं नहीं वो है। व्हाट्सएप पर डाल दूंगा सर मैं आपको ना। कोई नहीं, हाँ व्हाट्सएप पे बता दो, कोई नहीं। ठीक है। तो मैं शेयर करता हूँ थोड़ा, बता देता हूँ एक बार और। बस ब्रिज के टाइप्स क्या रहते हैं, मतलब बेसिकली ब्रिज कुछ नहीं है, बस स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जैसा जो हमारी सिविल इंजीनियरिंग है उसका बस एक स्पेशल पार्ट है। जैसे हमारी और भी होती है इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग भी होती है, हमारी कॉस्ट एस्टिमेशन भी होता है हमारी, फिर ये भी होती है क्या नाम है, हमारी जियोटेक इंजीनियरिंग होती है, फिर हमारी बिल्डिंग इंजीनियरिंग होती है। तो ब्रिज बस एक सब ब्रांच है पूरी सिविल इंजीनियरिंग की। तो उसमें क्या होता है, ब्रिज के ना कुछ जो बेसिक टाइप्स होते हैं। ब्रिज को पहले तो डिफाइन कैसे करते हैं ना, आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो उसको आप ब्रिज कह दोगे। उसी के ऊपर पूरा का पूरा हमारा पूरा एक अलग वो है, ब्रांच है। बस हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है और उसी को ब्रिज कहते हैं। तो अब वो एक जगह से दूसरी जगह जो जाना है वो चेंज हो जाता है हमारा सपोर्ट के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से, और हमारी और चीजों के हिसाब से। अगर आप पुराने जमाने में देखोगे तो मतलब जो वो पहले लोगों ने करा था, तो सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग ही आई थी कि रोड बनाने चालू करे, घर बनाने, केव बनाई। एक तरीके से वो टनल ही टाइप्स है, टनल्स बनाई, फिर कुछ लोगों ने ब्रिज बनाए। तो सबसे पुरानी ब्रांच भी सिविल वो हमारे इंजीनियरिंग ही रूट है, में है वो। सबसे पुरानी इसमें इंजीनियर और सारी इंजीनियरिंग में।
तो ब्रिज कुछ नहीं है, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं उसको ब्रिज कहेंगे बस, कि इट्स फुलफिल अवर पार्ट टू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज ब्रिज। तो अब ब्रिज जो होता है ना, जैसे आप एक नॉर्मल ब्रिज है कि यहाँ पे मेरा एक सपोर्ट है, यहाँ एक, आपको हमेशा एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करने के लिए एक सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, एक यहाँ सपोर्ट चाहिए, एक यहाँ सपोर्ट चाहिए। तो इस सपोर्ट को बोलते हैं, जो ऐसे करके ट्रायंगल करके ऐसे बने हुए, पिन सपोर्ट। और अगर ऐसे करके बना हुआ होगा तो इसे बोलते हैं रोलर सपोर्ट। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप कोई लोड लगाएंगे इस पे एक्स डायरेक्शन में, तो ये रोलर रोल होके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन ये नहीं मूव करेगा। लेकिन अगर इस पर कोई वर्टिकल लोड आएगा तो वो सेम का सेम लोकेशन ही रहेगी। अब बीम जनरली हमारे जितने भी आप डील करोगे इंडिया में और कहीं इंटरनेशनली भी, सबसे कॉमन हमेशा रहते हैं बीम ब्रिजेस, और इसी से ही शुरुआत होती है। जैसे आपके कोई से भी स्लैब ब्रिज हो गया बीम ब्रिज में, और आ जाते हैं अपने नॉर्मल आरसीसी ब्रिज, जो मटेरियल से फिर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसे आरसीसी हो गया, या हमारा पीसीएससी हो गया, या हमारा स्टील हो गया, ऑल आर इन दी simply supported, or you can say that beam bridges. These are simply supported bridges. So these bridges are always be simply supported and always known as beam bridges. But this beam can be classified into many other parts. Like अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें भी दिया हुआ है, जैसे ये नॉर्मल स्पैन है, ये एक बीम हो गई, ये वायडक्ट कह सकते हो या लॉन्गर ब्रिज कह सकते हो, 3 बीम्स हो गई यहाँ पे। तो इन 3 बीम्स के बीच एक देख रहे हो आप गैप है, वो एक्सपेंशन जॉइंट है। तो वो क्या करता है, हमारा राइट लेफ्ट साइड के बीम को और राइट साइड के बीम को अलग कर देता है, ताकि एक साथ ना रहे और ब्रिज बनाने में आसानी हो और ब्रिज पे काम करने में आसानी हो। इसलिए हम इसे बीम ब्रिज कहते हैं। बस अगर ये सिंगल स्पैन है तब भी बीम ब्रिज कह लेंगे, मल्टीपल स्पैन है तब भी बीम ब्रिज कहेंगे, क्योंकि है नॉर्मली। अब बीम ब्रिज को अगर हमको और डिफरेंशिएट करना है तो उसके क्या होता है, आप मटेरियल के हिसाब से डिफरेंशिएट कर सकते हो। मटेरियल कैसे, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे ये बीम दिखाया हुआ है उस पर नहीं जाते हैं। अब नहीं, अब मुझे मटेरियल के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट अबाउट द मटेरियल, ये हो गया अबाउट द सपोर्ट। अब मेरे पास बीम ब्रिज है लेकिन उसमें मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या क्या मटेरियल यूज कर सकता हूँ, आरसीसी अबाउट मटेरियल। आरसीसी क्या होगा, आपका नॉर्मल कंक्रीट ब्रिज, आरसीसी। उसके बाद क्या आता है, स्टील, उसके बाद पीसीएससी। तो हमारे पास 3 मटेरियल ही होते हैं हमेशा। ये सब में डिफरेंशिएट होगा। कोई से भी टाइप का बीम, कोई से भी टाइप का ब्रिज ले आओ, वो आरसीसी होगा, या तो स्टील का बना होगा, या पीसीएससी होगा, या कंपोजिट होगा। या तो वो पीसीएससी और आरसीसी का होगा, या आरसीसी और स्टील का होगा। आप कह सकते हो कंपोजिट। कंपोजिट मीन 2 अलग मटेरियल का बना होगा। तो कंपोजिट में कुछ नहीं होता, आरसीसी प्लस स्टील कर देते हैं तो उसे कंपोजिट कह देते हैं। स्टील प्लस पीसीएससी प्लस आरसीसी कर देते हैं तो कंपोजिट कह देते हैं। और स्टील प्लस पीसीएससी नहीं करते हैं, ज्यादातर कहीं नहीं देखा होगा, स्टील का डेक नहीं होता। तो कंपोजिट ये होता है, फुल स्टील हो सकता है, फुल आरसीसी हो सकता है, पीसीएससी हो सकता है। पीसीएससी ऑलवेज कंपोजिट ही होते हैं, क्योंकि उनकी स्लैब जो होती है, टॉप स्लैब हमेशा आरसीसी की होती है, सिर्फ गर्डर पीसीएससी होते हैं। लेकिन बॉक्स गर्डर में वो कंपोजिट नहीं होते, पूरे पीसीएससी ही होते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे, जैसे ये हो गया बीम ब्रिज, कि एक जगह से दूसरे पॉइंट पे एक बीम डाली और उसी के थ्रू हम चले गए, तो इसको बोल देंगे बीम ब्रिज। अब दूसरा टाइप आ जाता है ट्रस ब्रिज। ट्रस ब्रिज में सिंपल कुछ नहीं करते, ट्रस बना देते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम मटेरियल सेव करते हैं। यहाँ पे अगर आपको बीम लगानी है तो इसकी बहुत ज्यादा डेप्थ आएगी, जैसे ये है। लेकिन हमारे पास इतने डेप्थ की बीम नहीं अवेलेबल है। आप जैसे आप कोई बड़ा ब्रिज बना रहे हो, मतलब 60 मीटर के स्पैन का, लेकिन अब आपके पास क्या है कि मेरे पास भाई 10, अब इसमें रिक्वायरमेंट हो रही है कि 3-4 मीटर की बीम की रिक्वायरमेंट है, भाई मैं नहीं बना सकता। तो क्या करेंगे, आप ट्रस बना देंगे। ट्रस से क्या होगा, बिल्कुल ये जो हमारी डेप्थ है, ये इसकी 3 की 4/4 हो जाएगी, और मे बी 8 हो जाएगी। क्योंकि इसमें क्या होगा, सारा लोड ट्रांसफर हो जाएगा अलग अलग बीम में, और अलग अलग ये इसमें पोस्ट में। ये क्या होते हैं, ये होती है टाई बीम, और ये टॉप कॉर्ड होती है, ये वर्टिकल मेंबर्स होते हैं, ये ट्रांसवर्स और डायगोनल मेंबर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, टॉप कॉर्ड एंड बॉटम कॉर्ड टेंशन एंड कंप्रेशन लेती है, और वर्टिकल और डायगोनल सिर्फ कंप्रेशन लेते हैं। तो इसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम ट्रस मेंबर, क्योंकि हमारे पास इतनी डेप्थ की बीम नहीं हो पाती, तो हम ट्रस ब्रिज में कन्वर्ट कर देते हैं उसे।
इसमें लिखा हुआ भी है, अगर पढ़ना चाहे तो देख भी सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। लिटरली स्ट्रक्चर इनकॉर्पोरेट ट्रूली हाईली इफेक्टिव, वेरी सिंपल डिजाइन। डिजाइन तो शायद सबने ही पढ़ा होगा ट्रस्ट का, हर कोई बीटेक में शायद सबको ही पढ़ाते हैं, नॉर्मल ट्रस्ट को सॉल्व करना, सेक्शन बाय मेथड और जॉइंट बाय जॉइंट मेथड। तो जब तीन मेंबर्स को मिला के एक चीज बनाते हैं उसको ट्रस्ट ही कह देते हैं। अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल जैसे बनाना चाहूंगा, अगर मैं ऐसे भी बनाऊंगा उसको भी ट्रस्ट ही कहेंगे, जैसे यूं करके यूं भी बना देते हैं जिसमें तीन मेंबर और तीन नोड, तो उसको भी एक ट्रस्ट ही बोल देते हैं। या मैं इसको और कनेक्ट कर दूंगा तो ये भी एक ट्रस्ट हो जाएगा। तो ट्रस्ट तो सब बहुत ज्यादा और सिंपल फॉर्म है, और ये ब्रिज से ज्यादा तो बिल्डिंग में यूज होता है। आपके फसाड्स में, आपके लॉन्ग सारे स्टेडियम्स में, जितने भी आप काफी सारी बिल्डिंग देखोगे सब में रूफ में सबसे ज्यादा ट्रस्ट यूज होता है। कहीं एक जगह से और उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है ये फुट ओवर ब्रिजेस में, बहुत आसानी से यूज होता है। तो ट्रस्ट ट्रस्ट तो यूनिवर्सल है, जो हर जगह आपको मिलेगा। बीम भी यूनिवर्सल है, बिल्डिंग में हमेशा एक कॉलम से दूसरे कॉलम बीम ही होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बीम ही होती है। तो बीम भी कॉमन है और ट्रस्ट भी कॉमन है, जो आपको इंजीनियरिंग में हर जगह मिलेगी अगर आप डिजाइन में है। और वैसे अगर कुछ और कर रहे हैं जैसे हाईवे इंजीनियरिंग है, जियोटेक इंजीनियरिंग है, वहाँ चीजें बिल्कुल डिफरेंट अलग हो जाती हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बात करेंगे या कुछ भी नॉर्मल चीज है, अब ट्रस्ट की बात आती है। ट्रस्ट भी हमारा स्टील, जनरली स्टील होता है सबसे ज्यादा कॉमन, तो क्योंकि आरसीसी बनाना काफी मुश्किल होता है, उसके बाद पीसीएससी तो बहुत ही कम होता है। लेकिन कंपोजिट हो सकता है स्टील और आरसीसी। इसमें क्या होता है, मेन बॉडी हमारी स्टील की बनी होती है, लेकिन डेक जो होता है वो हमारा आरसीसी का हो सकता है। आरसीसी हमेशा रखना, मतलब सिर्फ हमारा कंक्रीट होगा और स्टील होगा। स्टील में सिर्फ स्टील ही होता है। पीसीएससी में कंक्रीट होगा और हमारा वो केबल्स होंगी, पीसीएससी प्री स्ट्रेस केबल्स होंगी। कंपोजिट में तो कुछ भी आप बना लो, कंपोजिट का मतलब यही होता है दो मटेरियल मिक्स कर दिए। अब जैसे हमने ट्रस ब्रिज बना, ट्रस ब्रिज भी ऐसा हो सकता है, ये ऊपर से लिखा हुआ है, मैं इस ट्रस को नीचे से भी बना सकता हूँ, तो वो कैसे भी बना लो। एंड में हमारा फॉर्म से मतलब होता है कि वो ट्रस बने। लेकिन ट्रस के जो सपोर्ट होते हैं, ये सपोर्ट ये सेम ये ऐसे ही होते हैं जैसे ये है, एक पिन होगा और एक फ्री होगा, ताकि ट्रस भी मूव कर सके टेम्परेचर लोडिंग की वजह से या कोई सी भी लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेज आएंगी उसकी वजह से मूव करेगा ये। और ऐसा भी हो सकता है दो चार ट्रस के स्पैन भी पुट कर सकते हैं, उसको भी वही कहेंगे। तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है ट्रस और बीम ब्रिज में, बस ये फॉर्म चेंज हो जाती है। जब हम दूसरे फॉर्म में आते हैं, ये देखो एक ऐसा भी एग्जाम्पल है, फिर आता है कैंटिलीवर ब्रिजेस। ये जो ब्रिजेस है ये आप ज्यादातर नहीं देखोगे, ये हमेशा यूज होते हैं बहुत लॉन्गर स्पैन के लिए। इसमें क्या होता है, आपका बीम बीम जो है वो फिक्स होती है पियर से, या फिर सपोर्ट लोकेशन पे फिक्स होगी। जैसे ये है, अब यहाँ पे ये फिक्स है और ये चीज फिक्स है, तो ये वैसे है तो सस्पेंशन, लेकिन हम इसे कैंटिलीवर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ तक स्पैन देख लेते हैं। या ये सपोर्ट के साथ, ये जो हमारा पियर है इसके साथ फिक्स होगी है, और ये चीज भी फिक्स है यहाँ पे। और या ये होता है, ये वाला स्पैन देख रहे हो, ये चीज फिक्स करी, ये यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये यहाँ तक फ्री हवा में रहता है, मतलब एक तरीके से झूलता भी रहता है, उसको ये भी कह सकते हैं। तो कैंटिलीवर सिर्फ कैंटिलीवर शेप में ही आते हैं, और दो कैंटिलीवर मिलके एक ब्रिज बना जाता है। मतलब एक ये कैंटिलीवर हो गया और एक ये हो गया, तो ये पूरा स्पैन एक वन ब्रिज बन गया। कभी कभार आपने देखा होगा सिंगल कैंटिलीवर भी स्पैन होते हैं, वो बहुत रेयरली होते हैं। जस्ट लाइक हावड़ा ब्रिज सर। हावड़ा ब्रिज आपका कैंटिलीवर भी है और ट्रस भी है, उसमें काफी सारी चीजें एक साथ हैं। और वो भी आप देखोगे तो स्टील के ट्रस बन रहे हैं और दोनों साइड कैंटिलीवर भी निकला हुआ है, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हम कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं जितना स्पैन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो बहुत ओल्ड बना हुआ है। ओल्ड अगर आप ब्रिज देखोगे कोई से भी, तो ज्यादातर सबसे कॉमन जो ब्रिज थे वो ट्रस थे स्टील के, और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी भी मौजूद है। और उससे भी ओल्ड देखोगे वो क्या है, ब्रिटिश एरा का है। और ब्रिटिश से पुराने एरा में जाओगे, जो अंग्रेजों की मतलब जो और ज्यादा पुराने, उसमें आपको मिलेंगे आर्च ब्रिज, जो कैंटिलीवर के बाद शायद मैंने मेंशन करे होंगे। जैसे ये भी है आर्च ब्रिज। आर्च तो सबसे पुराने ब्रिजेस है, आपको हर जगह मिलेंगे, पूरे यूरोप में आर्च ब्रिजेस हैं, इंडिया में भी है अवेलेबल आर्च ब्रिजेस, और यूएस में भी है। और ये शायद अभी 200-300 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जो अभी भी स्टिल दे आर इन वर्किंग, बिकॉज इनका मैकेनिज्म बहुत सिंपल होता है। सारी फोर्स जो होती है वो कंप्रेशन फोर्स में कन्वर्ट हो जाती है आर्च की, इसमें टेंशन नहीं आती।
आप कैंटिलीवर ब्रिज में सबसे ज्यादा टेंशन आती है क्योंकि पूरा का पूरा स्पैन ही टेंशन में रहता है हर टाइम। लेकिन आर्च ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बिकॉज इसके सर्कुलर नेचर की वजह से सारी फोर्स जो होती है वो कंप्रेस होने लगती है, या आर्च के अबाउट कंप्रेस होगी, या पूरी की पूरी फोर्स क्या होगी, जमीन में डायरेक्ट चली जाएगी विदाउट एनी बेंडिंग। क्योंकि यहाँ पे कुछ बेंडिंग का वो आ ही नहीं पाता, पूरा का पूरा फोर्स क्या होती है डायरेक्ट कंप्रेशन में कन्वर्ट होती है। और हमें पता है कि कंप्रेशन में हमारा कंक्रीट स्ट्रांग होता है, हमारे स्टोन स्ट्रांग होते हैं, हमारा नेचुरल मटेरियल जो भी अवेलेबल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में। जब हमें टेंशन को दो चीजें हमेशा रखना, ब्रिज जो डिजाइन होता है वो टेंशन और कंप्रेशन के लिए करते हैं हमेशा। उसी से आपकी बेंडिंग जनरेट होती है, जब टेंशन आएगी तो बेंडिंग आ जाएगी, और कंप्रेशन आएगी तो वो ऊपर हॉगिंग आ जाती है, मतलब रिवर्सिबल बेंडिंग और रिवर्स नॉर्मल बेंडिंग सैगिंग हॉगिंग कन्वर्ट होती रहती है। तो ये हर ब्रिज में होता है, टेंशन की वजह से बेंडिंग आती है। अगर टेंशन नहीं होगी तो बस कंप्रेशन आएगा और कुछ नहीं आएगा। इसी कंप्रेशन को अगर आपको रेजिस्ट कराना है सिर्फ कंप्रेशन, तो उसके फॉर्म के लिए आर्च ब्रिजेस सबसे बेस्ट होते हैं। और अभी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड आर्च ब्रिजेस यूज हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ आर्च ब्रिजेस है। अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा आर्च ब्रिज जो बनना है अभी इंडिया में, वो बनना है कश्मीर में, चेनम ब्रिज। तो उसके बारे में आजकल खूब वो भी आ रहा है कि कौन अब तक का पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। और सर्च करना चाहिए, 1 किलोमीटर से ज्यादा का स्पैन है उसका टोटल। तो वो सिंपल है, वैली के ऊपर उन्होंने आर्च बना हुआ है, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पियर लगाए हुए हैं, फिर ऊपर बीम डाली हुई है कंटिन्यूस। तो वो कॉम्बिनेशन है, लेकिन बेसिक उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो आर्च का है। ऐसे अगर आप इसका जो वाला ब्रिज अभी कौन सा बोला था, कोलकाता का जो है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कैंटिलीवर है, लेकिन बाकी कंपोनेंट आर्च उससे बने हुए हैं, ये अपने ट्रस से। तो हमारे दो चीजें में मिलके एक ब्रिज बना सकते हैं, या सिंपल एक फॉर्म में ब्रिज ऐसा था। ये सिंपल एक नॉर्मल आर्च फॉर्म है। अगर मैं आपको चेनम ब्रिज दिखाऊं तो ज्यादातर तो पता होगा, लेकिन फिर भी दिखाई देता हूँ। उसमें दो चीजें हो जाती हैं। वैसे तो आप खुद भी देख लेंगे नेट पर, लेकिन बस बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। दो चीजें क्या हो रही हैं उसमें। ये है, ठीक है, आप इसे देख लो, इसे देख लो। अब इसमें क्या हो रहा है, मेन मेरा एलिमेंट ये है, ये आर्च है। आर्च के ऊपर फिर कॉलम खड़े करे गए हैं, फिर बीम को डाला गया है। ये टेम्पररी सपोर्ट, टेम्पररी वर्क है, ये हट जाएगा बाद में, ये फिर ब्रिज बनने के टाइम यूज हो रहा है। वैसे तो ब्रिज बन भी चुका है, मैं देख लो कहाँ है ये। नहीं, ये तो कोई और सा है, चलो। वैसे तो बन गया है ये, और ये है ना, ये ऐसा दिख रहा है, ये कंप्लीट हो चुका है, बस आप अब इस पे ट्रैक का काम चल रहा है। और एफकॉन ने बनाया, डिजाइन डब्ल्यूएसपी ने किया था। तो काफी आइकॉनिक ब्रिज होने वाला है इंडिया के लिए, ये भी हो चुका है। ये ये है, नहीं ये तो कोई और सा है, या यहाँ पे है वो ब्रिज। यहाँ टावर्स पुराना दिखाया हुआ है कंस्ट्रक्शन का। ऐसे करके ये चालू हुआ था, पहले आर्च बनाई थी, फिर उसके ऊपर कॉलम खड़े करे थे, फिर उसके ऊपर बीम डाली थी। तो आप बीम भी डाल सकते हो, बीम और आर्च को भी कंबाइन कर सकते हो इस तरीके से कि पहले आप आर्च बनाओ, फिर उसके ऊपर कॉलम, आर्च पे कॉलम लगा के बीम कंप्लीट कर दो। तो ये कंबाइन एग्जांपल है। आजकल काफी सारी फोटोज तो देखने को, ये है कंप्लीट हुआ, और ये सारी ट्रस। और आर्च भी पता है, देखो आर्च भी ट्रस से बनी हुई है। आर्च जो है ये एक ट्रस एलिमेंट है, तो बीम जो मेरी बनी हुई है वो ट्रस एलिमेंट से बनी हुई है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी सब हर चीज यूज हो रही है, बीम से भी यूज हो रहे हैं, आर्च भी यूज हो रही है, ट्रस भी यूज हो रहे हैं। क्योंकि ट्रस ट्रस भी हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें कंप्रेशन और टेंशन ज्यादा रेजिस्ट कर पाते हैं, और बेंडिंग कम आती है, वही ज्यादा आता है कंप्रेशन और टेंशन। जब कंप्रेशन टेंशन आती है तो हम स्टील को ऑप्ट करते हैं, और स्टील सबसे बेस्ट होता ही है किसी भी कंस्ट्रक्शन में, किसी भी शेप में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो ये सारी स्टील ट्यूब्स है, जो शायद कंक्रीट फिल्म ही है, ये ध्यान नहीं है मुझे, शायद कंक्रीट फिल्म है नहीं है, तो कंपोजिट भी हो जाती है ये अगर कंक्रीट फिल्म हुई तो इस ट्रस से बीम आर्च की शेप डिफाइन हुई है, और टोटल जो शेप है वो ब्रिज की वो आर्च है, फिर उसके ऊपर फिर बीम जा रही है जो कि कंटिन्यूअस है। तो आप देखो कितनी सारी चीजें एक साथ इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन इसकी बेसिक शेप जो है वो आर्च की है, तो हम इसे आर्च ब्रिज बोलते हैं। क्योंकि मेन शेप जो है, जो स्पैन डिफाइन कर रही है, वो एक आर्च कर रही है।
और ये वैली के बीच में है, तो हम यहाँ पे सिर्फ आर्च ही दे सकते हैं और कोई ब्रिज का ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे पियर कर ही नहीं सकते बीच में कहीं भी। आपको क्या चाहिए होता है, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मान लो कहीं भी आपको जाना है, तो आपको क्या चाहिए, सपोर्ट कंडीशंस सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे आप इसको देख लो, आपको हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सपोर्ट कंडीशन। तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक एक बीम बनानी है, ठीक है। अब वो बीम तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, 1 किलोमीटर की बीम बनी नहीं सकती। अब आप देखो, या तो एक ऑप्शन ये होता कि यहाँ पे ये अपनी टावर रेस करते और केबल स्टे ब्रिज बना लेते लेकिन उसके लिए क्या होता, पहले तो पियर यहाँ से लेके यहाँ तक जाता, फिर करीब 30 या 50 मीटर और ऊपर यहाँ जाता। तो पहले ही ये बहुत ज्यादा माउंटेन रीजन में है, माउंटेन रीजन में केबल स्टे ब्रिज, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, विंड बहुत तेज चलती है। जब आपकी विंड आएंगी और ऊपर से कंस्ट्रक्शन का काम करना यहाँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव टेम्परेचर है। तो आप जितनी ऊपर जाते जाओगे उतनी और ज्यादा ठंड बढ़ती जाएगी, आपको काम करने में भी दिक्कत, तो वो भी ऑप्शन नहीं दे सकते थे। और तीसरा के सस्पेंशन भी ऑप्शन नहीं दे सकते थे, कैंटिलीवर ऑप्शन भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसके लिए भी फिक्स फाउंडेशन चाहिए होती, तो इतना बड़ा पियर बनता, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेप्थ आती, बीच में भी एक आधा पियर चाहिए होता। अब बीच में तो बना ही नहीं सकते थे, क्योंकि वहां पे रिवर जा रही है जो कि बहुत ज्यादा नीचे, करीब 350 मीटर नीचे। उतना बड़ा पियर तो कोई बना ही नहीं आज तक, हाँ नहीं 100 मीटर तक ज्यादातर है मैक्सिमम। इंडिया में भी मणिपुर में शायद एक जगह बना है 100 मीटर का पियर, तो वो उतना तक तो पॉसिबल है 100 मीटर तक, लेकिन 300 मीटर 350 मीटर लेके आना, इसलिए ये आर्च वाली शेप दी गई। और आर्च भी कहाँ पे रेस्ट करेगी, बॉटम यहाँ पे, ताकि बाद में आगे का स्पैन फिर कंटिन्यूस कर दिया जाए बीम के। तो ये एग्जांपल है मॉडर्न आर्च ब्रिजेस का। ओल्ड आर्च ब्रिज जो थे वो तो स्टोन मेसनरी और वो सारे होते थे। अगर आप देखोगे तो वैसे तो इसमें लिखा हुआ भी है, लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप आर्च ब्रिजेस सर्च कर लोगे तो अपने यहाँ भी मिल जाएगा वैसे तो, लेकिन बस शेप की वजह से आर्च, जैसे ये है, ये देखो पूरा स्टोन का है, ये भी स्टोन का है। ये मॉडर्न, ये तो टाइड आर्च है, ये अलग हो गया, इसके बारे में भी बताऊंगा। ये है, ये देखो कितना सिर्फ ब्रिक्स वर्क का बना हुआ है। ये भी, ये रोमन एम्पायर के ब्रिजेस हैं, ये भी है। अब मॉडर्न जमाने में क्या हुआ है कि आर्च ब्रिज को कन्वर्ट कर दिया, अगर ये यूज नहीं करता, टाइड आर्च ब्रिजेस। तो ये काफी अच्छे मॉडर्न ब्रिजेस हैं, आप इंडिया में भी बहुत कॉमनली देख रहे होगे। इसमें क्या करते हैं, आर्च तो शेप बनाते हैं लेकिन उसको टाइट कर देते हैं अपने बॉटम बीम से। मतलब कि हम जो अभी हमने ब्रिज देखा उसमें आर्च क्या है, सपोर्ट कहीं जमीन पे रेस्ट कर रही है, यहाँ रेस्ट कर रही है, और इसके ऊपर से हमने बीम बना दी। ये एक हो गया हमारा एग्जांपल आर्च ब्रिज का। या हमारे पास दूसरा एग्जांपल क्या है कि हमने एक आर्च बनाई ऐसे करके और इसको पूरे को फिल करा दिया, ये सब फिल हो गया और इसके ऊपर से ट्रैफिक रन हो गया, तो ये एक आर्च का हो गया। अब इस दूसरा का हमारे पास नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या है, इस आर्च को क्या करा, आर्च बनाई, आर्च तो बना ली, लेकिन इसको क्या करा, बीम से कनेक्ट कर दिया बॉटम कॉर्ड से। इसको हम बोलते हैं टाइड आर्च। आर्च हमारी टाइट कर दी गई है बॉटम बीम से यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे टाइड आर्च। अब इसमें क्या करते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये स्पैन भी काफी बड़ा होता है, ये स्पैन भी काफी बड़ा होता है। अब यहाँ पे हम केबल्स लगा देते हैं, केबल्स लगाएं या फिर स्टील मेंबर, रॉड, कुछ भी लगा सकते हैं। अगर हमें ऐसी नहीं लगानी, ये होता है नॉर्मल टाइड आर्च ब्रिज। और इसको हम वो भी कहते हैं, एक मिनट, क्या कहते हैं, एक और नाम था इसका, एक मिनट, वरना हम केबल्स को ऐसे भी लगा सकते हैं, दूसरी अलग अलग डायरेक्शन में यू करके, और फिर ये यू। तो दोनों तरीके से केबल लगा सकते हैं, उसको कुछ और भी नाम कहते हैं, इसको तो पूरा नेटवर्क टाइड, इसको कहते हैं नेटवर्क टाइड आर्च। ये नेटवर्क फॉर्म में होती है, वो नॉर्मल होता है टाइड आर्च ब्रिज ओनली। ये और नेम हमेशा सुपर स्ट्रक्चर के हिसाब से होते हैं। आप सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन सबकी सेम रह सकती है सारे ब्रिजेस की, इसलिए हम सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन में कभी बात करते नहीं है ब्रिज की, नहीं। नेटवर्क टाइड आर्च ब्रिज है ये, और जो नॉर्मल था वो टाइड आर्च ब्रिज था। अब
अविस्पान है। तो ये हो गया हमारा टाइडाल ब्रिज, जिसमें केबल स्ट्रेट भी हो सकती है और क्रॉस भी हो सकती है। तो जैसे आर्च की शेप जैसे मैंने बताया, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। तो ये कॉमन है, ये भी यूज होती है काफी जगह पे। ये अपना ऑस्ट्रेलिया में जो फेमस ब्रिज है उसमें ये यूज हुआ है। तो अलग अलग मेथोलॉजी है, जिसको जैसे जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसा होता है जब हम आपको आर्च को यहाँ पे रेस्ट कराना है जमीन पे, तो यहाँ मेरा बहुत हार्ड रॉक होना चाहिए, यहाँ पे भी हार्ड रॉक, वरना मैं ये ऑप्शन चूज करूंगा, क्योंकि इतना ज्यादा थ्रस्ट आएगा आर्च की वजह से कि नॉर्मल सॉइल में तो कभी बन ही नहीं पाता हार्ड। हमेशा हार्ड रॉक्स में ही यूज होता है, इसलिए आप अगर देखोगे यूरोपियन रीजन में बहुत कॉमन है, क्योंकि वहाँ हार्ड रॉक अवेलेबल था। जहाँ पे भी हार्ड रॉक अवेलेबल है या माउंटेन्स में, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा कॉमन हमारा ये थ्रस्ट आर्च ब्रिज रहते हैं, जो कि इजीली है। फिर हमारे सस्पेंशन ब्रिज आ जाते हैं। आई थिंक दिस इज वेरी स्पेशल ब्रिजेज एंड इनके जो स्पैन होते हैं हमेशा 1 किलोमीटर से ज्यादा होते हैं, तभी यूज करते हैं, वरना हम यूज ही नहीं करते हैं सस्पेंशन ब्रिज। इनका डिजाइन काफी डिफिकल्ट होता है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग और वैसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, और टाइम कंज्यूमिंग बहुत होती है, क्योंकि पहले आपको इनकी फाउंडेशन करने में ही बहुत टाइम लगता है, फिर एक केबल को क्रॉस कराने में, फिर और केबल्स को नीचे डेक से सस्पेंड कराने में, बहुत टाइम कंज्यूमिंग ब्रिज है। और बहुत कम ही, इंडिया में तो है ही नहीं सस्पेंशन ब्रिज, वैसे तो सिर्फ यूएस और इधर यूरोप रीजन में ही है। इंडिया में अभी प्लानिंग चल रही है, शायद कुछ सस्पेंशन ब्रिज आ जाएंगे, इन द प्रोसेस है अभी भी डिजाइन में, तो अभी देखते हैं। इंडिया में तो नहीं है अवेलेबल सस्पेंशन ब्रिज, प्रॉपर सस्पेंशन। कुछ माउंटेन्स में आप देख लोगे कि एक केबल से और ऐसे करके, बता दे दूं, बहुत छोटे छोटे स्पैन है, कनेक्टेड है वो, तो वो उसको प्रॉपर सस्पेंशन बोलेंगे तो नहीं, लेकिन वो है एक तरीके से, बहुत शॉर्ट एग्जांपल है सस्पेंशन ब्रिज के। मे बी उनका स्पैन होता है 50 मीटर और 60 मीटर, नॉट मोर देन इवन 100 मीटर दे हैव। सर प्रॉपर एक ब्रिज पे मैंने काम किया है सर, उत्तराखंड में ना, टेहरी डैम के ऊपर। हाँ हाँ, वो कहता 440 मीटर स्पैन का था वो, सस्पेंशन ब्रिज था, हाँ, हैवी मोटर व्हीकल के लिए फर्स्ट ब्रिज बना है सर इंडिया के अंदर। शायद होगा, अभी बना हो वैसे तो, लेकिन ज्यादा तो कॉमनली तो नहीं है, अभी बना होगा नहीं, रिसेंटली। कॉमन नहीं है, बस एक ही आया है अभी, वो हाँ फर्स्ट वही मैं कह रहा मोटर हूँ, व्हीकल के अभी लिए। प्लानिंग में अभी भी नए ब्रिज हैं, लेकिन ऐसा होता है ना, इनकी हाँ कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है, गवर्नमेंट थोड़ा छोड़ ही देती है, हाँ। अवॉइड करती है इन्हें बनाना। और ये अदरवाइज पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज ही थे पहले पेडिस्टल उत्तराखंड तो में सारे। पेडिस्टल तो बहुत है आपके उनमें, हाँ वो तो लोकल पीपल भी बना लेते हैं ना, अपनी केबल हाँ डाली हाँ सपोर्ट के ऊपर हाँ। और पीछे उसको बाइंड करा किसी पत्थर से और केबल लटका के बना दिया। वो हमारा तो ये सब, आईआईटी रुड़की का डिजाइन था, वो फेल हाँ भी आईटी हुआ रुड़की मेरा। वाले तो कर ही लेते हैं सर, लेकिन हाँ दिक्कत ये होती उनका है क्या। कि ज्यादातर अभी जो डिजाइन चल रहे हैं ना, जैसे हाँ वो केबल स्टे हो गया, ये हो गया, ये कोशिश करी जाती है कि बाहर के कंसल्टेंट से कराएं, और आईआईटी रुड़की या फिर आईआईटी दिल्ली या कोई और आईआईटी उसमें इन्वॉल्व हो जाए, कि प्रूफ चेकिंग में, कि उनको भी सीखने को मिल जाए। आईआईटी मुंबई काफी जी जी इन्वॉल्व है इन स्पेशल ब्रिजेस में, आईआईटी रुड़की जी है जी या आईआईटी जी। दिल्ली भी है, और वो एक तरीके से फायदा भी है कि प्रोफेसर को बहुत बहुत अच्छी नॉलेज होती है हर चीज के बारे में, क्योंकि वो बाहर से पढ़कर आए हुए होते हैं। हाँ हाँ यस सर। तो लेकिन उन्हें क्या होता है, वर्किंग नॉलेज इतनी नहीं हो पाती कि साइट पे वो चीज पॉसिबल हो पाएगी नहीं हो पाएगी। वो डिजाइन तो बना देंगे आपके बैठे बैठे, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वो डिजाइन जब बन के ऑन पेपर तो रह जाता है, लेकिन जब एक्चुअल में साइट पे जाके देखते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके जो, एक ब्रिज सर 8 ईयर्स में कंप्लीट हुआ वो। अरे वो तो, हाँ वो तो पता ही है क्या हालत है इंडिया की, ये बड़ा वो फंडिंग काफी बड़ा डिफिकल्ट हो जाती है। कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। हाँ नहीं, इसलिए हमेशा ब्रिज हम बीम ब्रिज यूज करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे आसान होते हैं और सबसे जल्दी बनते हैं। आप जितना कॉम्प्लेक्स लेते जाओगे, पहली बात तो आपको लेबर नहीं मिलेगी स्पेशल ब्रिज की, दूसरा आपको इंजीनियर नहीं मिलेंगे, कि भाई किसी को काम आता ही नहीं, तो आपको बाहर से बंदे लाने पड़ेंगे, उनकी कॉस्ट वहाँ और पे बढ़ जाती है। हाँ तो कन्वेंशनल ब्रिज दे ही नहीं सकते ना 440 मीटर। वही तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं इस टाइप के, इसलिए इंडिया अब जो है केबल स्टे ब्रिजेस में बहुत अच्छी हो गई है। एसपी सिंगला काफी काम कर रही है, ब्रिज गिरा भी रही है, जे कुमार है, एफकॉन्स है, एफकॉन भी अच्छे काम कर रही है केबल स्टे में, लेकिन एसपी सिंगला तो सारे वही करती है स्पेशल ब्रिजेस। और बहुत सारी वो है, एपको है, और भी है जो कर रही है काम। जब हल्के हल्के जब ट्रांजिशन आएगा, इंडिया में रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है सस्पेंशन ब्रिज की, मैं बताता हूँ, क्योंकि हमारा हमें ना कोई भी रिवर क्रॉस नहीं करानी, या हमें सी क्रॉस नहीं कराना।
ये रिक्वायरमेंट होती है इस वजह से, क्योंकि आपको यहाँ पे बोट्स क्रॉस करानी होती थी, यहाँ से कंटेनर शिप गुजरते थे, इसलिए यहाँ सस्पेंशन शिप ब्रिज की जरूरत थी। ये न्यूयॉर्क का है या फिर किसका है, लेकिन इंडिया में ऐसी कोई लोकेशन है ही नहीं। अभी जो सबसे पहला सबसे लंबा सी ब्रिज बनना है MTHL मुंबई में 22 किलोमीटर का, उसमें कोई शिप क्रॉस ही नहीं होती, तो उसके स्पैन 60-60 मीटर के हैं बस। कोई ना कोई केबल स्टे है ना कुछ और है, वो सबसे लंबा अभी सी ब्रिज बनना है इंडिया में। तो हमारा इंडिया में जो कहीं भी ऐसा रिवर नहीं है, इतनी बड़ी क्रॉसिंग नहीं है जहाँ पे बोट चलती हो या हमारी शिपमेंट जाती हो या नेवी क्रॉस करती हो, तो इसलिए हमें रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। इसलिए सिर्फ पहाड़ों में थोड़ा बहुत एक दो ब्रिज है, जैसा आपने भी बताया कि एक वो उत्तराखंड में बना है, तो वो होगा। मैंने नहीं देखा होगा, मेरी नजर में तो नहीं था, इसलिए मैंने बताया था। तो अभी वो, लेटेस्ट ही बना है सर वो, हाँ हाँ, पहला ही यही मैं प्रोजेक्ट कह आया रहा हूँ, था। क्योंकि अब थोड़ी टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग सीख सीख के आ रहे हैं बाहर से, तो कर रहे हैं काम। फिर ये केबल स्टे ब्रिजेस अब जो है ये कॉमन है इंडिया में, बहुत ज्यादा हो चुके हैं और आगे भी काफी ज्यादा बनने वाले हैं। अब इसका डिजाइन काफी कॉमन हो गया है इंडिया में। इसका डिजाइन अभी भी नहीं हुआ है इतना ज्यादा, लोग अभी भी डरते हैं इसे डिजाइन करने में, क्योंकि इसमें विंड सिमुलेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू दिस। और इसमें स्मॉलर स्पैन भी बना सकते हैं हम, इसमें 100 मीटर से लेके 1 किलोमीटर के स्पैन बना सकते हैं इसमें, लेकिन बड़ा ही कोशिश करते हैं कि बड़ा स्पैन ही होता तभी करें। लेकिन इसमें तो हर टाइप का स्पैन और हर चीज, इसमें फायदा भी ये होता है, आपका जो डेक होता है वो बहुत कम मटेरियल यूज होगा। मतलब हम डेक में पैसा बहुत बचाते हैं, तो वो पैसा कहाँ चले जाता है, केबल्स में। लेकिन और दूसरी चीज ये होती है, देखने में भी अच्छा लगता है, एस्थेटिक व्यू बहुत अच्छे आते हैं कि हाँ भाई ब्रिज कुछ अच्छा लग रहा है, तो गवर्नमेंट को अच्छा लगता है हाँ कुछ हमने अच्छा काम किया है। तो इस वजह से केबल स्टे ब्रिज ऑप्ट कर रहे हैं हम आजकल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट काफी। हर जहाँ पे भी रिवर क्रॉसिंग है बड़ी, अभी आपने देखा वहां पे बिहार में केबल स्टे ब्रिज गिरा भी है जो SP सिंगला के अंडर कंस्ट्रक्शन में था। तो केबल स्टे ब्रिजेस काफी कॉमन हो चुके हैं इंडिया में और बहुत हो चुके हैं, मतलब आने वाले टाइम में काफी हर जगह आपको देखने मिलेंगे, यहाँ तक कि ROBs में भी यूज हो रहे हैं, रेलवे ब्रिज में भी केबल स्टे ब्रिजेस यूज हो रहे हैं, और नॉर्मल स्पैन में भी, जहां स्पैन आपका 100 मीटर से ऊपर चला जाता है तो कंसल्टेंट बोलता है केबल स्टे दे दो। केबल स्टे में बहुत आसान होता है। इसमें क्या होता है, एक और फॉर्म होती है इसकी, एक्स्ट्रा डोज यहाँ मेंशन नहीं है, ये केबल स्टे होता है। अब इस पिलर को अगर मैं कॉलम को, इसको पाइलन बोलते हैं, इसको छोटा कर दूंगा तो वो एक्स्ट्रा डोज बोलने लगता है। तो ये रहेंगे। अब इसमें ना कंपोनेंट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, आई थिंक ये इनके लिए भी रहेंगे। नरेश देख लेना, इसमें ज्यादातर 2 कंपोनेंट हमेशा रहते हैं, एक बोलते हैं सब स्ट्रक्चर, एक बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। तो ब्रिज के जो नाम होते हैं वो हमेशा सुपर स्ट्रक्चर के हिसाब से होते हैं। तो जैसे मैंने अभी डिफाइन करा, ये केबल स्टे है या सस्पेंशन है, ये सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर है। ये भी सुपर स्ट्रक्चर है, ये भी सुपर स्ट्रक्चर है, ये भी, हर जगह सुपर स्ट्रक्चर ही डिस्कस कर रहे हो, लेकिन हर ब्रिज के साथ उसका सब स्ट्रक्चर भी होता है। सब स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, सब स्ट्रक्चर बोलते हैं पियर कैप को, पियर को, पाइल कैप को, और मे बी फाउंडेशन किसी भी टाइप की हो, ओपन फाउंडेशन हो, वेल फाउंडेशन हो या पाइल फाउंडेशन हो, उस सबको बोलते हैं हम सब स्ट्रक्चर। और जो बियरिंग के ऊपर आएगा, जो भी मतलब जो जिस मेन ब्रिज होगा, जो स्पैन होगा, उसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। फिर एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ज्यादातर अप्रोच स्पैन बोल देते हैं उन्हें, या फिर फिलिंग बोल देंगे। ये हमें इतना डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादातर जो भी प्रीवियसली अवेलेबल होता है वही दे देते हैं, वैसे तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत आसान होता है, अप्रोच स्लैब्स ही होती है ज्यादातर। तो अगर आप ध्यान देखोगे, जैसे ये हो गया, तो मेरा इसके नीचे ये सारा सब स्ट्रक्चर है, पाइल, पाइल कैप, पियर, पियर कैप, ये सारा सब स्ट्रक्चर है। और ये जो मेन बीम है ये सुपर स्ट्रक्चर है। और ये जो रेलिंग है ये आती है मेरी मिसलेनियस में, रेलिंग, पैराफिट, ये सब होते हैं मिसलेनियस पार्ट्स की। कभी होती है कभी किसी में अलग पैराफिट होगी, किसी में अलग रेलिंग होगी, अलग अलग टाइप की अलग अलग रेलिंग होती है, कहीं फिक्स, कहीं फ्लेक्सिबल होती है, कहीं फिक्स होती है, कहीं नॉर्मल होती है, कहीं और उसके ऊपर क्लैडिंग लगी भी होती है, आजकल फूलों वाली चल रही है कि उसके ऊपर प्लांटेशन कर दे रहे हैं। तो अलग अलग होती है, इसलिए उसको मिसलेनियस बोलते हैं, उसकी कोई डिफाइन नहीं है, कंटिन्यूस रहती है, कोई इशू नहीं होता। अब इसमें क्या होता है, ब्रिज में भी सब स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है उधर अबटमेंट होगी, बीच वाला पियर होगा, और जहां खत्म हो रहा है वो एंड अबटमेंट होगी और स्टार्ट अबटमेंट होगी। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अबटमेंट चेन, और यहाँ से एक एक्सपेंशन जॉइंट यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। अब इसके बीच में हम पियर दें या ना दें, वो टिपिकली पूरा का पूरा हमारा इस पे ही डिपेंड करता है, टोपोलॉजी के ऊपर।
कि किस टाइप की टोपोलॉजी अवेलेबल है। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगी, ब्रिज कितना भी हो ये चीजें हमेशा रहेंगी। अब आप ऊपर कोई भी ब्रिज देख लो, मेरा सस्पेंशन है, इसमें ये पियर है, इसके नीचे फाउंडेशन है, सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन हो गई, ये भी पियर का ही पार्ट है, बाकी ये इतना सुपर स्ट्रक्चर है। ऐसे ऊपर जाएंगे तो ये भी सेम है। इसमें देखो, इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा सुपर स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे फाउंडेशन आएगी, यहाँ भी आएगी और यहाँ भी आएगी, इन दोनों जगह आएगी, बस यहाँ पे पियर नहीं है, बाकी पूरा सुपर स्ट्रक्चर ही है। अगर आप इसमें देखोगे आर्च में क्या होता है, फाउंडेशन आएगी, आर्च बनी होगी वो फाउंडेशन पे रुकी भी होगी, तो वो भी सब स्ट्रक्चर आएगा। सब स्ट्रक्चर हर ब्रिज में आना ही आना है, वरना आप ब्रिज बना ही नहीं सकते। हवा में कोई चीज नहीं बन सकती, आपको उस चीज के लिए जमीन से कनेक्ट होना पड़ेगा। यहाँ पे भी मेरे डायरेक्ट ये फुटिंग के ऊपर रेस्ट कर सकता है या बटमेंट्स के ऊपर, ऐसे ही सारे ब्रिज ऐसे ही होते हैं। ये जैसे दिखाया हुआ है कॉलम बहुत पुराना है उसको कोई, तो ऐसे ही सारे ब्रिज रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल ब्रिज की मैं ड्राइंग दिखाऊंगा, उससे ही हम जैसे, अब हमारे पास क्या होगा, ये तो उसी के बारे में लिखा हुआ है, पियर्स क्या कहते हैं, विंग वॉल्स क्या हो गई। विंग वॉल्स ये होती है, जैसे आपने कलवर्ट देखी होगी, कलवर्ट्स में आती है हमेशा, ये इसलिए होती है कि जैसे आपकी वाटर कलवर्ट है जिसमें से पानी निकाल दो, तो ये पानी को डाइवर्ट करती है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ताकि और इधर को ना जाए पानी और एक ही डायरेक्शन में बहता रहे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहे। जैसे या तो ये अप स्ट्रीम होगी या डाउन स्ट्रीम होगी, तो जिस डायरेक्शन में भी जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाता रहे, इसलिए विंग वॉल्स की जरूरत पड़ती है सिर्फ इसमें, आपके कलवर्ट्स में। अदरवाइज इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, जैसा है वैसे पानी जाता रहता है। वरना हमारा इरिगेशन वर्क्स होता है या अबटमेंट्स के साथ कभी कभार जरूरत पड़ती है, जहां भी पानी की लोकेशन है वहीं पे। अगर पानी नहीं है तो मैं नॉर्मल बना लूंगा अपनी कलवर्ट, उसके अलावा मुझे विंग वॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही लिखा हुआ है, यही है। बेयरिंग, बेयरिंग इंपॉर्टेंट होती है काफी, इसी बेयरिंग के चक्कर में ही, इसी बेयरिंग को टोटली प्योरली रिप्रेजेंट करने के लिए हम मिडास यूज करते हैं और डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। क्योंकि अगर हम अपने मैनुअली करेंगे या एक्सेल से करेंगे तो हम बेयरिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे आप, अब हमारे पास टेम्परेचर लोडिंग है, तो टेम्परेचर के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें बेयरिंग का इन्वॉल्व होना बहुत मुश्किल है। हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो सिर्फ फिक्स स्पैन के लिए अवेलेबल है। हमें नहीं मालूम कि अगर हमारा स्पैन फ्री होगा तो क्या होगा, वो एक डायरेक्शन में फ्री होगा, दोनों डायरेक्शन में फ्री होगा, तो क्या रिजल्ट आएंगे। तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू काफी एक्यूरेट आते हैं। इसी चक्कर में ही बेयरिंग टोटली प्रॉपरली हमारी वो हो, और बेयरिंग ही इंपॉर्टेंट होती है। इसी वजह से हमारे ब्रिज जो है रेवोल्यूशनाइज हुए हैं, क्योंकि बेयरिंग आ गई। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो हमारे सिर्फ 8 ब्रिजेस रहते थे जिसमें कोई बेयरिंग का यूज नहीं होता। जो ये दिखाए हुए हैं ये 8 ब्रिज, इसमें कोई बेयरिंग नहीं है, ये कंटिन्यूअस होते हैं, डायरेक्ट सपोर्ट होती है और 8 सेक्शन के थ्रू चल रहे होते हैं। इसमें बेंडिंग आती नहीं तो बेयरिंग की इतना टेंशन होती नहीं। जब बेंडिंग आएगी, टेंशन आएगी, तो बेयरिंग की जरूरत भी पड़ेगी, अदरवाइज ये ओके होते हैं। लेकिन बेयरिंग से क्या फायदा होता है, आपकी सपोर्ट हल्के हो जाते हैं, ब्रिज कंस्ट्रक्शन इंप्रूव हो जाता है, आप सुपर स्ट्रक्चर अलग बना लेते हो, सब स्ट्रक्चर अलग बना लेते हो, बाद में उनको कंबाइन कर देते हो। और ऊपर से फिर आपकी जो हमारी ये फोर्सेज आती है, सीज्मिक हो गई, टेम्परेचर हो गए, ब्रेकिंग लाइव लोड की वजह से जो डायनेमिक फोर्सेज आएंगी, उन सबको ये बेयरिंग क्या करती है, नेग्लेक्ट कर देती है। सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन और सम थोड़े हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ही आपके सबस्ट्रक्चर फाउंडेशन में को प्रोवाइड करती है, बाकी सारे रिएक्शन मोमेंट्स एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये फायदा होता है हमारा बेयरिंग से। और इसी वजह से बेयरिंग क्या होता है, हर 20 से 30 साल बाद चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि ये फोर्सेज एब्जॉर्ब करती रहती है और एक टाइम बाद इसकी जो वर्केबिलिटी होती है वो खराब होने लगती है। मतलब अब एक बेयरिंग एक टाइम तक ही, तो एक साइकिल ही तो फोर्सेज एब्जॉर्ब करेगी, वो टूटने लगेगी, फटीग जनरेट होने लगता है, उसके अंदर फोर्सेज एब्जॉर्ब होने लगती है। तो इसलिए कुछ साल बाद जैसे ब्रिज का इंस्पेक्शन होता है हर कुछ सालों में, 5 साल में, 10 साल में, जैसे गवर्नमेंट चाहती है वो अपने हिसाब से करती है इंस्पेक्शन। या तो विजिबल क्रैक दिखने चालू हो जाते हैं कि पहले से ही बिना इंस्पेक्शन की डेट आए बिना, तो वो पहले चालू कर देगी, या फिर अगर क्रैक दिखने लगे तो बस उसी टाइम करेगी। तो सबसे पहले हमेशा चेक करती है कोई भी
गवर्नमेंट अपने ब्रिज चेक करना चाहती है तो वो सबसे पहले करेगी बेरिंग्स चेक, क्योंकि बेरिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ब्रिजेस ज्यादातर सारे गवर्नमेंट के अंदर ही आते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है ब्रिजेस, ऑलवेज कम्स इनटू योर। हाँ, अब क्या होता है, अब जैसे ये सब हो गया, हमें ब्रिज की नॉर्मल नॉलेज हो गई, लेकिन अब ब्रिज का पता कैसे चलेगा, कैसे ब्रिज बनना है नहीं बनना, तो उसके लिए क्या होता है, हाईवे प्रोफाइल चाहिए होती है। अब हमें तो पता नहीं भाई रोड कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो तो हाईवे इंजीनियर ही बताएगा। तो हाईवे इंजीनियर क्या करता है, एक गूगल मैप, कभी कभार वो इनिशियली क्या करते हैं, गूगल मैप पे रास्ता बना लेंगे, एक लाइन बनाएंगे ऐसे करके कि मेरा ये प्लान है और प्रोफाइल है कि ऐसे करके जा रहा है, मतलब नॉर्मल प्रोफाइल, ठीक है। इसको बोल लेंगे हम प्लान और प्रोफाइल हमारे रोड की। ये रोड है, आप ये समझो। अब इस रोड को क्या करेंगे, वो एक सर्वे टीम को देंगे, वो साइट पे जाएगी और सब कुछ मार्क कर, मेरा स्टार्टिंग चैनेज है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट चैनेज, चैनेज बस मीटर में डिस्टेंस होता है कि एक पॉइंट होगा, मे बी 0 लिख लेते हैं उनसे, और ये यहाँ कुछ आके खत्म हो रहा है, जैसे 0.75 लिख दूंगा तो मैं 75 किलोमीटर हो जाएगा। हमेशा हाईवे किलोमीटर्स में ही चलते हैं, शॉर्ट में मीटर फीटर्स में कमी होते हैं। ये एंड चैनेज हो गया। हाँ, के जे कौन है, उन्होंने हाथ उठाया। हेलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आप गवर्नमेंट बता रहे हैं, हाँ ये हाँ आप अभी इंट्रोडक्टरी क्लासेस दे रहे हैं या फिर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अलाइनमेंट ब्रिज का जो अपना जो जीएटी बनेगा, हाँ, बोलो वो आप बोलो। बताएंगे कि क्या आप मतलब केएमएल ब्रिज का जीएडी मैं वही तो बता रहा हूँ कि हाईवे इंजीनियर पहले हमें प्रोफाइल देगा और वो हमें बताएगा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, तभी हम ब्रिज का अलाइनमेंट डिसाइड करेंगे। हम अलाइनमेंट डिसाइड नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ब्रिज की डिफाइन करेंगे, सपोर्ट और कंडीशन के हिसाब से। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ब्रिज हम कैसे डिफाइन करेंगे, कि पहले एक हाईवे इंजीनियर एक प्रोफाइल बना लेगा, या उसके पास कोई गवर्नमेंट डेटा पुराना अवेलेबल होगा तो वहां से उठाएगा, या कुछ भी गूगल मैप से ले लेगा, और फिर इसको मार्क करा जाएगा आपका नॉर्मल वहां पे एक्चुअल साइट पे। अब एक्चुअल साइट में क्या होगा, एक हाईवे इंजीनियर जाएगा, एक ब्रिज इंजीनियर जाएगा, मे बी हाइड्रोलॉजी इंजीनियर भी जाता है कि अगर कोई पानी का वो है, रिवर क्रॉसिंग है या नॉर्मल चैनल आ रहे हैं, कोई रिवर चैनल्स, तो वो देखने जाएगा। कभी जरूरत होती है कभी नहीं होती, वो उसको उसी के हिसाब से बुला लेते हैं। अब इसमें क्या करेगा हाईवे इंजीनियर, पहले तो पूरी प्रोफाइल सर्वे इंजीनियर से मार्क करा लेगा, या जो भी सर्वेयर होगा इनिशियल प्लानिंग में कैसे ब्रिज बनता है। सर अब इसमें क्या करेगा, हाँ हाँ, सर इनिशियल प्लानिंग क्या अपन सॉफ्टवेयर पे वो सर्वे डाटा से कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो, लेकिन वो मेरे पास नहीं होगा, वो तो हाईवे इंजीनियर ही करता है, हाईवे इंजीनियर सर्वे इंजीनियर। वो हमें सर्वे, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ जैसे एक ड्राइंग से समझ में आएगा, एक मिनट। वो ब्रिज इंजीनियर को नहीं मिलता है डेटा, वो सिर्फ उस डेटा को यूज करके हम डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन जो ये सब काम होता है ये सारा करता हाईवे इंजीनियर ही है। मतलब अभी मैं बताता हूँ, चलो पहले मैं समझा देता हूँ। जैसे ये पॉइंट हो गया, अब इसमें ये पॉइंट आएगा, यहाँ पे कोई वैली आ रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ब्रिज इंजीनियर मार्क कर लेगा कि मेरा ये इतना ब्रिज बनना है, ये मेरा स्पैन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। अब ये नॉर्मल हाईवे चलेगा, यहाँ से ब्रिज चालू होगा, यहाँ खत्म हो जाएगा, फिर हाईवे चलेगा, फिर मे बी यहाँ पे एक ब्रिज आ जाएगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो एक ब्रिज यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई ब्रिज आया नहीं आया, क्या पता एंड में एक ब्रिज आ जाए और ये आ जाएगा। जैसे हाईवे 75 किलोमीटर का हाईवे में भी मेन जो हाईवे ब्रिजेस हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस 3 आए, शॉर्ट स्पैन के काफी आ सकते हैं, कलवर्ट्स आ सकती हैं, क्रॉसिंग्स आ सकती हैं, और बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो ये भी वो पूरी मार्क करेगा। ये सारा काम हाईवे इंजीनियर का है, ये हमारा काम नहीं है। हम सिर्फ बोल देंगे कि ये स्पैन थोड़ा एडजस्ट कर लो या चेंज कर दो, ये हम उसको एडवाइस कर सकते हैं, तो वो अपनी हाईवे प्रोफाइल में ये चीजें चेंज कर लेगा। लेकिन इनिशियल हर चीज हाईवे इंजीनियर ही देगा इनिशियली में आपको। अब यहाँ पे क्या करोगे, आपको पता चलेगा कि मेरा जो स्पैन ऐसे करके बनना है, आप उससे अलग अलग मांग लोगे, ये मुझे उठा के अलग दे दे, ये अलग दे दो, ये अलग दे दो, ये छोटे छोटे तो मैं कर ही लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये प्रोफाइल पता चली, ये जैसे 100 मीटर की है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ 100 मीटर में मेरे पास नीचे क्या है, पूरी वैली है, तो मुझे एक ही स्पैन में पूरा बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर 100 मीटर में मेरा नीचे रोड जा रहा होगा तो क्या करूंगा,
मैं रोड के अब मैं इसकी वर्टिकल प्रोफाइल बनाऊंगा कि मुझे एक बीम बनानी है। आपको जो एलिवेशन दिखेगा वो ऐसे दिखेगा, ये दिखेगा ऐसे प्लान। प्लान जो है कर्व में है, लेकिन जब सेक्शन काटोगे इस साइड से देखोगे तो अब डिपेंड क्या करेगा कि मेरी क्या चीज है, यहाँ पे टोपोग्राफी क्या है, ये चीज सारी अब मेरे अंडर आएगी। वो सिर्फ मुझे ये वाली फील, ये इतना पोर्शन उठा के देगा, ये सारा काम हाईवे का है। अब मैं क्या करूंगा इसमें अब यहाँ से मेरा काम चालू होता है जब वो मुझे ये ब्रिज अलाइनमेंट दे देगा, वो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट देगा और एक एंड पॉइंट दे देगा। अब इसमें क्या करूंगा मैं, मे बी वो मुझे 100 मीटर भी दे सकता है, 99 भी दे सकता है, 80 भी दे सकता है। अब मैं इस 100 को चाहे तो मैं 120 भी कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखूंगा कि सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा, अबैटमेंट खड़ी हो सकती है नहीं हो सकती, ये सब चीजें देख के मैं एक फाइनल स्पैन देखूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, अगर मैं बीच में पियर दे सकता हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि एक पियर दे के, एक यहाँ अबैटमेंट दे के और एक यहाँ अबैटमेंट दे के इसको 2 स्पैन में बना लूँ, कंटिन्यूस बनाऊं, सिंपली सपोर्टेड बनाऊं। लेकिन अगर मैं पियर नहीं दे सकता तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा, मुझे एक ही बीम में बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनेगी, या तो मैं वही नॉर्मल अपना केबल स्टे ले, कैंटिलीवर ले, या बॉक्स गटर लूं, वो टोटली डिपेंड करता है उस रीजन की ज्योग्राफी टोपोलॉजी के हिसाब से कि मैं अब केबल स्टे नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैं हायर कॉलम नहीं खड़े कर सकता। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको फिक्स बना के मैं बैलेंस कैंटिलीवर बना सकता हूँ यहाँ पे, या नॉर्मल कैंटिलीवर बना सकता हूँ, बैलेंस नहीं बनाना। तो इसको बहुत ज्यादा फिक्स करके ये कैंटिलीवर यहाँ तक जाएगा और इस एंड से कैंटिलीवर यहाँ ले आऊंगा। तो ये सब चीजें जो है ये मेरा पार्ट का हिस्सा है, और ये भी मेरा हिस्सा नहीं, इसमें बस मैं थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकता हूँ अपने सपोर्ट के लिए कि अगर मुझे यहाँ पे सपोर्ट कम मिल रहा है तो भाई 10 मीटर या 5 मीटर और बड़ा कर दो ब्रिज, हाईवे कम कर दो, बस मैं इतना हाईवे इंजीनियर से बोल सकता हूँ। अदरवाइज वही सब कुछ करके देगा आपको। मैं एक बार ड्राइंग दिखा भी देता हूँ, एक रेलवे ब्रिज किधर होगी, हाँ यस, जैसे ये एक्चुअल है। अब इसमें क्या है, ये देखो ये अलाइनमेंट चल रहा है मेरा, यहाँ से देख रहे हो, ये शायद नीचे है, स्टार्टिंग से होगा, यहाँ लिखा होगा चैलेंज, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है। अब ये ऐसे जा रहा है जा रहा है, अब ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये सब हाईवे करके देगा, जिनमें कुछ हम नहीं करते। अब इसमें हाईवे इंजीनियर क्या करता है, सब मार्क कर लेता है, अपने खुद जाता है, उसको बोलते हैं वो हाईवे की पोजीशन, पहले वो लोड देखेगा, ब्रिज की इन्वेंट्री करेगा, ये सारा काम साइट का होता है। और उसमें इन्वॉल्व ज्यादातर हाईवे इंजीनियर होते हैं, कभी कभार एक आध ब्रिज इंजीनियर को भी भेज देते हैं, भाई देखो तुम भी जाके कि ब्रिज, अगर कोई स्पेशल ब्रिज आ रहा होता है, वरना हाईवे इंजीनियर बस एक स्ट्रक्चर लगा के पुट कर देगा। ये होती है प्लानर प्रोफाइल दे देगा वो, ये से प्लान बोल लेंगे, प्लान दे देगा। अब इसका एक वो देगा आपको प्रोफाइल ऐसे करके, ये होती है प्रोफाइल, ये देख रहे हो ऐसे करके प्रोफाइल चलेगी। अब इसी में जहां जहां ब्रिज आ रहे हैं वो डिफाइन कर लेगा, या जो जो चीजें आ रही है, अगर आप देखोगे प्लान में भी डिफाइन होगा कि चैनल यहाँ पे 3 स्पैन का एक पीसीएससी स्लैब आ रही है। अब ये क्या करता है, वो यहाँ पे हमें बस एरिया दे देता है, हम उसको बता देते हैं कि भाई ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे तुम ये लिख दो, 3 स्पैन की स्लैब देंगे। फिर अगले में जैसे चले, फिर कर्व आया तो यहाँ कुछ नहीं, फिर अगला ब्रिज आया, ब्रिज नंबर 3 आ गया, 1 स्पैन की जरूरत है, 6 मीटर का दे दिया आरसीसी। तो ये सब काम हम मार्क कर सकते हैं, लेकिन सारी चीजें प्रोफाइल और हर चीज, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सब कुछ आपको हाईवे इंजीनियर ही देगा। तो इसलिए जो ब्रिज का काम होता है वो हाईवे इंजीनियर प्लस ब्रिज इंजीनियर से आपका रोड प्लस ब्रिजेस और हाईवे सब कुछ बनता है, एक बंदे का काम नहीं होता, इसमें काफी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। शायद मेरे पास कोई और अलाइनमेंट हो जिसमें ज्यादा अच्छा दिखे, हाँ एक और दिखा सकता हूँ, रुको रुको वो दिखाता हूँ, उससे ज्यादा क्लियर होगा। वो सिर्फ ब्रिज का ही है, वायडक्ट है, किसमें होगा वो, इसमें होगा, हाँ ये अभी बन रहा है ब्रिज। अब इसमें देखो ये सब हमें क्या किया है, ये उसने एलिवेशन दे दिया है और ये हमें प्लान दे दिया है। तो आप देखो इसमें एलिवेशन ऊपर दे दिया, प्लान नीचे, उसकी मर्जी कहीं पे भी दे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से चालू हो रहा है, ऐसे करके जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, सिर्फ रैम बन रहा है, रैम ये जो है, ये आप देख रहे हो, ये यहाँ तक चल रहा है। फिर यहाँ से मेन P1 चालू हो रहा है, P1 12 11 जो भी आपको नेमिंग करनी हो, फिर ये यहाँ तक गया, यहाँ से अलग आया, फिर यहाँ पे वर्टिकल्स चल रहे हैं, ये देखो ऐसे करके। अब इसमें जो हमें स्पेसिंग रखनी होती है
कि मुझे ये 34 रखूं, मैं 36 रखूं, 30 रखूं, ये सब हमारा काम होता है। हाईवे इंजीनियर तो आपको एक प्रोफाइल दे देगा, एक ऐसे और एक ऐसे वर्टिकल, एक एलिवेशन दे देगा, एक प्लान दे देगा। अब आपको कॉलम लगाने होते हैं अपने हिसाब से कि मैं यहाँ से कॉलम जब चालू कर रहा हूँ तो आप देखो यहाँ पे 30-30 मीटर से चालू करा, उसके बाद 34-34 मीटर के सारे स्पैन कंटिन्यूस सेम चलते चले गए। मतलब रैम्प जब मेरा भी ट्रांजिशन स्टेट में है तब तक 30 मीटर तक चल रहे हैं, जब लेकिन वो काफी ऊपर आ गया उसके बाद 34 मीटर में चलने लगे। फिर जैसे अब ये नेक्स्ट शीट में गए, अब यहाँ पे मेरी क्या जा रहा होगा, रिवर जा रही है या कोई सी जा रहा है, तो इस यहाँ इसके बाद केबल स्टे ब्रिज दे दिया, दूसरा ब्रिज दे दिया। फिर नीचे अब जब ये खत्म हो गया तो फिर दूसरे ब्रिज के लिए दे दिया कि यहाँ देखो, आप देखोगे ऐसे करके घूम रहा है, तो केबल स्टे ब्रिज भी घूमेगा। ये यहाँ से आ रहा है, इस जगह है, एक स्पैन यहाँ है और एक यहाँ आएगा, 2 स्पैन है यहाँ पे, ये रहे ये और एक ये रहे, तो एक ये है और एक ये है, 2 मेन पियर है। तो यहाँ पे रिवर होगी या कुछ पॉन्ड होगा, इस वजह से ये दिया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं तो ऐसे करके फिर ब्रिज जा रहा है, फिर सेम सेम स्पेसिंग फॉलो हो रही है। अब ये भी स्पेसिंग भी बहुत चीज, यहाँ पे बहुत चीजें मैटर करती है। यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पे मेरी कोई शॉप आ सकती है, कोई कुछ और आ सकता है, यहाँ पे रिवर वो केबल्स क्रॉस हो सकती है, बहुत सारी चीजें जमीन के अंदर हो सकती हैं या जमीन के ऊपर हो सकती हैं। वो सब चीजें फिर हमें सर्वे इंजीनियर के साथ और सर्वेयर टीम के साथ वेरीफाई करनी पड़ती है, भाई कैसे लेके जाएं, कितनी स्पेसिंग रखें कि जिससे हमारी, सबसे पहले तो हमें इक्वल स्पेसिंग रखनी पड़ती है कि 34 जो चल रही है वही चलाए, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं हो पा रहा होगा तो इस वजह से क्या करें, यहाँ पे चेंज कर दी स्पेसिंग, क्योंकि यहाँ कुछ स्ट्रक्चर होंगे जो इस ड्राइंग में नहीं दिखाए हुए हैं, शायद हो भी सकते हैं, यहाँ दिखाए हुए नहीं, आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ हो सकता है किसी का कुछ आ रहा हो, तो इसमें से यहाँ नहीं दिखाया हुआ है इतना तो। ये है यहाँ, यहाँ देख रहे हो, यहाँ कुछ आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, ये तो शायद इसके सामने बनाया है पियर दोनों, लेकिन यहाँ कुछ और आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, या इसको मेंटेन करने के लिए इक्वल डिस्टेंस जो है हमारा केबल स्टे का। अब इसमें क्या है कि आधा स्पैन इधर है, 75 75 इधर, 75 इधर और 75 इधर, ऐसे करके इसे मेंटेन भी करते हैं इक्वल केबल स्टे ब्रिजेस को। तो ये इनिशियल जितनी भी प्लानिंग होती है ब्रिज की, इसको ही बोलते हैं आप पे GAD प्रिपरेशन, इसे होते हैं जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। जनरल अरेंजमेंट होती है ये आपका डिफाइन करेगा पूरा सब कुछ कि क्या क्या स्पैन अरेंजमेंट रहेगा, कितनी स्पेसिंग पे आपका ब्रिज रहेगा। तो ऐसे करके ही ये पूरा ये एक तरीके से वायडक्ट है, मतलब नॉर्मल ब्रिज नहीं है, इसको वायडक्ट बोलते हैं। मेट्रो में भी वायडक्ट होते हैं, या आपका एलिवेटेड रोड बोल सकते हैं, आप वायडक्ट बोल सकते हैं, या एलिवेटेड भी है। जैसे आपके बनते किसी सिटी को क्रॉस कराना, ये एक तरीके से चेन्नई का है, चेन्नई में जो बनने वाला रिंग रोड उसका है, तो ये ऐसे क्रॉस करा रहे हैं, ऐसे करके क्रॉस करा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमेशा आपको ये सारी प्रोफाइल दे देगा, बस आपको कॉलम लगाने हैं, इनिशियली कॉलम लगा के फिर उनकी लोकेशन को चेक करना पड़ता है कि हाँ भाई ये कंफर्म है नहीं है। अब यहाँ देखो ये 50 मीटर का स्पैन आ गया, यहाँ कुछ है, कलवट आ रही है या कुछ और चीज आ रही है, इस चक्कर में इसको स्पैन को बड़ा करना पड़ा। तो हमेशा ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ आ रहा है ना, ये क्रॉस कर रहा है, ये अंडर पास है यहाँ पे कुछ, या रिवर कुछ भी हो सकता है, अभी इसमें डिफाइन नहीं है। और जब पूरी इसकी सर्वे की मार्किंग होती है, सब होती है, ये सिर्फ होती है पहले एक इनिशियल ड्राइंग बनती है, फिर मार्किंग होती है, फिर हाईवे इंजीनियर अपना इनपुट देगा, ब्रिज इंजीनियर, जियोटेक इंजीनियर और हाइड्रोलॉजी, अगर रिवर का कुछ भी काम है, हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियर आपको इनपुट देगा, उसके हिसाब से फिर ये फाइनलाइज होता है। फिर जाके हम कुछ सबमिट कर पाते हैं क्लाइंट को कि भाई ये अलाइनमेंट फॉलो करेंगे और ये हम स्पैन रखेंगे और ऐसे ऐसे हम लेके जाएंगे। तो ये इनिशियल स्टेज में इंपॉर्टेंट है। अब मान लो अब इसी में क्या होता है कि जैसे मैं सबसे ऊपर गया, अब मेरा ब्रिज के चालू हो रहा है, यहाँ से चालू हो रहा है 30 मीटर का, यहाँ पे सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, फाउंडेशन सब आना है, ठीक है। ये इससे पहले का ये जो इसको बोलते हैं अप्रोच, ये पोर्शन हो गया अप्रोच का, इतना ही होता है अप्रोच का, ज्यादा बड़ा नहीं होता। उससे पहले तो रैंप होता है, ये सारा जो मिट्टी का होगा वो रैंप होगा, उसकी जरूरत नहीं है आपको, वो सारी सॉइल फिलिंग होती है या फिर ये सब चीजें होती है, तो इसमें ब्रिज इंजीनियर इन्वॉल्व होता नहीं है। अप्रोच में भी इन्वॉल्व नहीं होता, बनी बनाई स्लैब आती है 200 mm की या फिर 250 mm की, थोड़ा बड़ा है तो 200 mm की ज्यादातर यूज होती है, तो उसी की सेम रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग डाल देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से काम चालू होता है, यहाँ से क्या है,
मुझे मिल गया 30 मीटर का एक स्पैन मिल गया। अब मुझे विड्थ देखनी होती है कि भाई ये तो सिर्फ प्लान और प्रोफाइल दिख रही है, तो अब अगर नीचे जाओगे तो विड्थ भी पता चल जाएगी जो अवेलेबल है। अब ये विड्थ कौन डिफाइन करेगा? ये भी हाईवे इंजीनियर डिफाइन करेगा। भाई मुझे 3 लेन क्रॉस करानी है, मुझे 4 लेन क्रॉस करानी है, या मुझे 5 लेन क्रॉस करानी है, ये काम भी हाईवे इंजीनियर, ये हो गया, ये आ गई मेरी विड्थ। तो अगर आप देखोगे ये हमें हाईवे इंजीनियर क्या कहेगा, बोलेगा मुझे क्लियर कैरेज में विड्थ चाहिए भाई 10 मीटर 500 की दोनों साइड। उसके बाद आप देख लो क्या क्या डालना है, आप अपने ये डालो, क्रैश बैरियर्स लगाओ, अपने कॉल ये लाइट पोस्ट लगाओ, जो चाहे लगाओ, लेकिन इतना तो मुझे क्लियर चाहिए कि 10.5 लेफ्ट और 10.5 राइट। तो 10 में क्या होता है कि आपकी शायद 3 लेन्स कवर हो जाती है, वो IRC 6 देखना पड़ेगा एक बार, उसे भी दिखाई देता हूँ कि उसके हिसाब से। Yes, sir. 3 lanes, sir. हाँ 3 लेन्स है ना शायद 10.5। 3.5 1 lane. हाँ तो वो आ जाएगी। तो ये क्या होगा, अब ये भी हाईवे इंजीनियर ही बोलेगा, ये भी हमारा काम नहीं है, ये विड्थ भी वो डिफाइन करेगा। तो इसका लेवल जो है यहाँ पे ना एक लेवल होता है, टॉप लेवल ऑफ ब्रिज, वो भी हाईवे इंजीनियर देगा आपको। लेकिन अब इसके जो ये जो स्ट्रक्चर है, ये है बॉक्स गर्डर ट्विन सेल विद स्पाइन एंड विंग कंस्ट्रक्शन। ये इसके स्पाइन है, विंग्स हैं, मतलब ये थोड़ा एडवांस है, अभी बस वैसे ही बता रहा हूँ। हम बहुत बहुत हायर लेवल पर आता है ये डिजाइन, करीब 10 साल बाद देते हैं लोग, इनिशियल स्टेज में किसी को आसानी से देते भी नहीं है डिजाइन। तो ये हो गया। अब इसमें क्या है कि जब वो ये बता देगा हमें डिस्टेंस, इसमें हम क्रैश बैरियर ऐड करेंगे अपना 500 इधर, और मीडियन में तो 1000 कर लेंगे, फिर लेफ्ट साइड भी ऐड करेंगे, तो उससे टोटल विड्थ तो सुपर स्ट्रक्चर मिल जाती है। जब सुपर स्ट्रक्चर की टोटल विड्थ मिल गई तो हम फिर क्या करते हैं, फिर हम अपना डाल दें, क्या हम गडर देना चाहेंगे, या हम एक बॉक्स गडर देना चाहेंगे, या हम केबल स्टे का गडर अलग होता है वो देना चाहेंगे। तो अलग अलग सुपर स्ट्रक्चर के फॉर्म्स अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से फिर हम चूज करते हैं। जैसे मैं इसी में ही दिखा देता हूँ तुम्हें, जैसे यहाँ पे तो बॉक्स गडर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो केबल स्टे के लिए है वो भी सेम बॉक्स गडर यूज हो रहा है, लेकिन एक जगह पे अलग भी यूज होंगे, मैं वो दिखाने वाला था आपको। ये भी सेम है। हाँ ये है रैम पोर्शन के, रैम पोर्शन में आई गडर यूज कर रहे हैं, ये देख रहे हो, ये रैम पोर्शन है, इसमें आई गडर यूज कर रहे हैं, बाकी में बॉक्स गडर यूज कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सारी चीजें चेंज हो जाती है स्पैन के हिसाब से, कहीं पे स्लैब भी आ जाएगी, कहीं आई गडर आ जाएंगे, कहीं स्टील गडर भी आ जाएगा, कभी कभार ट्रस भी आ जाता है, कभी कभार बॉक्स रहता है, फिर केबल स्टे। तो डिफरेंट डिफरेंट सुपर स्ट्रक्चर आ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन आ जाएंगी, डिफरेंट चीजें आ जाएंगी। उन सबको मिला के हमारा एक ब्रिज, वायरडक्ट या कुछ भी कहो आप, अलग अलग। वायरडक्ट सिंपल होता है, लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस या एलिवेटेड रोड, उसको सिंपल वही कहते हैं। अब इसमें भी देखोगे आप 4 पाइल का पाइल कैप है, इसमें देखोगे ये लॉन्गिट्यूडनल ऐसा भी पाइल कैप है सिंगल एक डायरेक्शन में। तो वो डिपेंड करता है अपना किस हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट है टोटली। अब यहाँ पे भी 6 पाइल, यहाँ पे ये ज्यादा है, 9 पाइल का भी है, तो ये तो सब लोडिंग के हिसाब से आता है। ऊपर केबल स्टे में देखोगे तो उसमें और ज्यादा होंगी। केबल स्टे ये रहा, इसमें है देखो 1 2 3 4 5 एक डायरेक्शन में 15 पाइल्स हैं। तो ये टोटली पूरा सब कुछ चेंज होता रहता है, डेप्थ चेंज हो जाएगी, ये चेंज होगा। ये डबल डेकर है, अगर आप देखो ना, यहाँ पे एक हाईवे चल रहा है, यहाँ एक हाईवे चल रहा है। तो ये तो सारी वो हाईवे इंजीनियर प्लस गवर्नमेंट के साथ प्लानिंग होती है, इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं होता। जब वो अपनी प्लानिंग कंप्लीट कर लेते हैं कि भाई मुझे इस लेवल पे ये ब्रिज चलाना, एक ट्रैफिक चलाना है, मुझे इस लेवल पे एक ट्रैफिक चलाना है, मुझे इतने बिट पे ट्रैफिक चलाना है, मुझे ये करना है, वो अपना रिक्वायरमेंट हमको दे देंगे कि मुझे ये करना है। अब हम हमको क्या करेंगे, हम उनको देंगे कि ऐसे सुपर स्ट्रक्चर बनेगा, ये पियर आएगा, ये पाइल कैप आएगा, ये पाइल्स आएंगी, ये ऐसे करके क्रैश बैरियर आ जाएगा, मिड क्रैश बैरियर आ जाएगा, जैसे हमें रिक्वायरमेंट है। फिर हम ये सब वापस हाईवे इंजीनियर को देंगे। तो हाईवे इंजीनियर क्या करेगा, ये डेटा फिर इसमें पुट कर लेगा अपने अलाइनमेंट में, यहाँ ऐसे ऐसे करके आ रहा है, और ये ड्राइंग हम बना के उससे दे देंगे कि जनरल अरेंज ये वाली ड्राइंग्स हो जाएंगी। तो ये पूरी एक कंबाइंड ड्राइंग बन जाती है हाईवे प्लस ब्रिज इंजीनियर की। तो ये सबमिट होती है गवर्नमेंट को। ये है इनिशियल प्लानिंग, ये अभी भी डिटेल डिजाइन नहीं है, ये सिर्फ आपको डीपीआर के लिए यूज होती है। अब इसके हिसाब से आप क्या होगा, टेंडर निकलेंगे, ये टेंडर के लिए ड्राइंग है। तो टेंडर के लिए भी ड्राइंग जो होती है, इनका भी प्रॉपर डिजाइन होता है, इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी डिजाइन और टेंडर डिजाइन।
जो कि हमें करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, फोर्सेज हम थोड़ी कम ले लेते हैं कि हम अपनी विंड फोर्सेज अवॉइड कर सकते हैं कहीं पे, या फिर हम कहीं पे वाटर फोर्सेज, कुछ फोर्सेज हम अवॉइड कर सकते हैं, कुछ फोर्सेज हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो टेंडर और प्रीलिमिनरी डिजाइन में हम थोड़ा बहुत मतलब बस हमें सेक्शन चेक करने होते हैं, यूएलएस और एसएलएस में चेक करके ओके बोल देते हैं। शेयर में बस हम शेयर कैपेसिटी चेक कर लेंगे कि भाई डेप्थ मेरी ओके है, पूरा शेयर एनफोर्समेंट निकालो ना निकालो, जरूरत नहीं पड़ती। मेन तो इसमें सेक्शन साइज चेक करने होते हैं हमें। अगर आप टेंडर स्टेज है, ये टेंडर ड्राइंग्स है और टेंडर स्टेज के लिए, इसलिए इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं है चीजें, ये बहुत कम डिटेल है, वरना एक चीज डिफाइन करनी पड़ती है जब साइट पे काम होगा। फिर क्या होगा, अब इसके बाद गवर्नमेंट ये ड्राइंग अपने पोर्टल पर डालेगी कि जैसे अब एनएचआई का प्रोजेक्ट है तो एनएचआई क्या करेगी, ये पूरी ड्राइंग्स, पूरा अलाइनमेंट सब मिला के अपने पोर्टल पे डालेगी और बोलेगी कि मैं ई टेंडर निकाल रही हूँ जिस जिस फर्म को। अब ये क्या हो सकता है, टेंडर बहुत टाइप का हो सकता है कि मतलब बीओटी है, बिल्ड ऑन टोल, बिल्ड एंड टोल वाले पे बन सकता है, या फिर बना के गवर्नमेंट को दे दे, वो टोल देती रहे, या फिर किसी लोन्स के थ्रू, जायका लोन देता है उसके थ्रू होता है, फिर जायका टोल लेती रहेगी, या विदाउट टोल है, पूरा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो वो अलग हो जाता है, वो और सही होता है। तो ये टोटली गवर्नमेंट डिसाइड करती है किस टाइप का बनाना है, किस टाइप का क्या करना है। तो टेंडर और उसकी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन ये फिर टेंडर निकाल के इसके बाद फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा, जैसे जे कुमार, एफ कॉन, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, एफको, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं बड़े बड़े, उनमें से कोई अपनी बिड सबमिट करेंगे एलएनटी, फिर वो गवर्नमेंट बिड इवेलुएट करेगी कि उन्होंने 10 साल में उन्होंने कोई ऐसा बड़ा काम किया है, क्या उनके पास फाइनेंस हो, उनके पास पैसा अवेलेबल है इतना, क्या उनके पास स्किल्ड बंदे अवेलेबल हैं इतने की जो इसे कर पाए। तो ये सब चीजें देख के फिर उन्होंने कॉस्ट कितनी रखी है कि मतलब इसको एक गवर्नमेंट की इंटरनल कॉस्ट होगी जैसे 700 करोड़। अब किसी ने 600 करोड़ सबमिट करा, एक ने 650 करा, एक ने 700 करा, तो वो 600 जो भी सस्ता है सबसे उसे दे देगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉस्ट जैसे 700 करोड़ उन्होंने फिक्स कर दी, ये 700 करोड़ के अंदर बन जाना चाहिए, ये इंटरनल कैलकुलेशन होती है, गवर्नमेंट का अपना एस्टिमेट होगा। अब दूसरा क्या एस्टिमेट होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर्स देंगे, जैसे थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर कोई भी एल एन टी, अब वो क्या कर रहे हैं, एक दे रहा है 600 करोड़, एक 650, और एक दे रहा है मे बी 675। तो वो इसको तो कॉन्ट्रैक्ट दे देगी, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि सारे ये गवर्नमेंट एक कॉस्ट करके रखती है, और जो ब्रिज बनाने की कंसल्टेंस जो कंपनी है, अभी डिजाइन की बात नहीं है, बाद में बताऊँ कि ये कोट कर देते हैं कभी 1000 करोड़, और दूसरा इसके बाद कर रहा है 1100 करोड़, और एक और कर रहा है 1200 करोड़। अब आप देखो, इनकी कॉस्ट, गवर्नमेंट की कॉस्ट आ रही है 700 करोड़, और कॉन्ट्रैक्टर क्लेम कर रहा है कि मैं तो 1000 करोड़ में बनाऊंगा, दूसरा कह रहा है मैं तो 1100 करोड़ में बनाऊंगा। अब इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। कॉन्ट्रडिक्शन ये आ जाता है कि गवर्नमेंट अपनी कॉस्ट लेके बैठी पे 700, और इनसे ज्यादा तो 300 करोड़ में आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, रीटेंडर करवाएगी, कह देगी नहीं ना, मैं किसी को भी नहीं दूंगी, मुझे रीटेंडर करो और दोबारा कॉस्ट एस्टिमेट करो, मुझे 700 करोड़ के आसपास की, वो वैल्यू भी नहीं बताएगी, कहेगी लोअर करके लाओ, क्योंकि अगर वैल्यू पता चल जाएगी तो सब अपने टेंडर उसे, इसी में ही तो खेल होता है जो आपने देखा होगा। अगर किसी को ये 700 करोड़ पता चल जाए और उसको दूसरे की बिड पता चल जाए, तो वो सार कोई चाहेगा ना मैं सबसे कम बिड करके प्रोजेक्ट ले लूं, जैसे तैसे देखेंगे भाई प्रॉफिट कहीं ना कहीं तो निकाल ही लेंगे, लो मटेरियल क्वालिटी यूज करके, लेबर क्लास बेकार, कम इंजीनियर रख के, कैसे भी ऐसे ही तो कॉस्ट कटिंग करते हैं कि मटेरियल में पैसा बचाते हैं, अपनी वर्क फोर्स में पैसा बचाते हैं, बिल रेट ज्यादा करेंगे, घपला वपला, ये इसी चक्कर में होता है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा कॉस्ट कम कर देते हैं और इतना ज्यादा कंपटीशन हो जाता है कि अगर वो घपला, और इसमें भी क्या होता है, इसमें भी 100 करोड़ करीब, 50 या 100 करोड़ आपको गवर्नमेंट बंदों को खिलाने पड़ेंगे प्रोजेक्ट लेने के लिए, वो वरना वरना देंगे भी नहीं, और ना आपके बिल अप्रूव होंगे, ना कुछ और अप्रूव होगा। तो इतनी सारी चीजें होने के बाद तब जाके कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, तो कॉन्ट्रैक्टर को मुश्किल से 500 करोड़ का मिल रहा होगा, समझ लो उसने 100 करोड़ दे दिए गवर्नमेंट को ही वापस दे दिए, जो भी इशू कर रही है, पीडब्ल्यूडी है, एमसीडी है, या एनएचआई है, बहुत लोकल गवर्नमेंट बहुत ही डिफरेंट होती है, एमसीजीएम है, एमएमआरडी है, आंध्र की अलग, सबकी अलग अलग है। तो अब वो 500 पे काम कर रहा है, अब वो क्या चाहेगा कि भाई मुझे तो प्रॉफिट चाहिए, इसे कैसे भी करके 450 में या 400 में कंप्लीट करो, चाहे
तो क्वालिटी कभी कभार वो कंक्रीट क्वालिटी में या स्टील की क्वालिटी में कुछ ना कुछ घपला करते हैं। वरना तो नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं जो पकड़ में ना आए। ऐसा करा जाता है जो पकड़ में ना आ सके, और या फिर ऐसा करा जाता है कि सबसे लेबर वेबर में पता नहीं चलता कि स्किल्ड आपकी जो वैसी नॉर्मल लेबर होती है अनस्किल्ड को स्किल्ड लेबर के अंदर बिलिंग करवा देते हैं। वो बहुत सारे उनके मसले होने, मुझे भी नहीं पता है। मतलब कोशिश ये करी जाती है कम से कम में करा जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उठाया जाए, वरना फिर क्या फायदा हुआ इतनी बड़ी कंपनी लेगी। अब क्योंकि उसको ये पैसा उठा के यहाँ से किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी लगाना होता है, वो दूसरे प्रोजेक्ट के लिए बिड कर रहे होते हैं, तो ऐसी साइकिल रिपीट होती रहती है। तो ये हो गया। अब जैसे आप मान लो ये 600 करोड़ में हो गया प्रोजेक्ट, किसी ने L&T ने ले लिया। अब L&T के पास ये टेंडर ड्राइंग आ जाएगी, इसको बोलते हैं टेंडर ड्राइंग। ये L&T या तो अपने इन हाउस कर सकती है डिजाइन, उसके पास एक इन हाउस टीम है जो चेन्नई में बैठती है, इन हाउस या फरीदाबाद में बैठते हैं इन हाउस टीम, या फिर वो थर्ड पार्टी कंसल्टेंट हायर करेंगे। अब इन दोनों में हम कहीं भी जा सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, आप साइट का जो घपला हो रहा है और चीजें खराब हो रही हैं और जो आपको बेईमानी करने पे मजबूर करते हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप होंगे अपने ऑफिस में, या तो वो आप इन हाउस होंगे या थर्ड पार्टी में होंगे। इसमें थर्ड पार्टी में बहुत सारी कंपनीज हैं, टंडन, L&T खुद भी आती है, L&T IEL भी आती है, ISR, जेकब्स, बहुत सारी इसमें आ जाएंगी आपकी, WSP, को भी, एटकिंस, एकॉम, सिस्ट्रा। तो ये सारी अपनी डिजाइन कंसल्टेंसीज होती है जो थर्ड पार्टी। इन हाउस L&T का अपना भी इन हाउस डिजाइन है, लेकिन वो कभी इन हाउस देते नहीं है, क्योंकि कल को अगर कुछ डिजाइन में खराबी आएगी तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का फेलियर उन्हीं के ऊपर आ जाएगा। इसलिए वो हमेशा थर्ड पार्टी को देना चाहते हैं। फिर वो एक क्या करते हैं, प्रूफ चेकर भी हायर करेंगे। ये सारा इसी में ही होना है जो ये पैसा है। अब इनको क्या मिलता है, इनको मिलता है इसका 1%, सिर्फ 1%। इनको क्या मिलता है, इनको मिलता है मुश्किल से 0.0, मे बी समटाइम 0.2 या 0.1%, जो नॉर्मल बता रहा हूँ, जो अच्छे होते हैं। वरना तो और भी कम हो जाता है ये सब। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो 500 का 1% ये ले लेंगे, 5 करोड़ में करके देंगे। और ये प्रूफ चेकर को तो और भी कम मिलता है, बिल्कुल 1-2 करोड़ भी क्या लाखों में मिलेगा इन्हें। इसलिए अब क्या होता है, जब इतना आप देख रहे हो यहाँ से इतना कंपटीशन आ गया, तो कंसल्टेंट क्या चाहते हैं, हम और ज्यादा कंपटीशन करें कि भाई हमारे पास बंदे अच्छे हों लेकिन सस्ते में मिल जाए, तो वो इनकी सैलरी कम हो जाती है फिर। लेकिन ज्यादातर कंसल्टेंट अच्छी देते हैं एज कम्पेयर टू अदर। अगर आप कहीं और कर रहे हो और इसमें आपको सैटरडे संडे भी छुट्टी मिल जाती है और ये सब काम हो जाता है। इसलिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट मैंने समझा दी कि क्या प्रोसेस चलता है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको ड्राइंग्स बनानी पड़ेंगी इसके इस डायमेंशन के हिसाब से इनिशियली। अभी ये भी कंफर्म नहीं है, ये हम डिटेल डिजाइन में दोबारा इसका रीअलाइनमेंट करेंगे, दोबारा मार्किंग करेंगे और दोबारा चेक करेंगे हर चीज कि वो ओके है नहीं है। फिर हम सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर सब पूरा डिटेल डिजाइन में डिजाइन करके फिर इन्हें सबमिट करेंगे प्रूफ चेकर को, ये अप्रूव करेंगे। फिर ये वापस हमें देंगे, हम एक ड्राइंग निकालते हैं, उसे बोलते हैं GFC, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन, या इशू फॉर कंस्ट्रक्शन, IFC भी बोलते हैं। वो फिर जाएगी साइट पे और फिर साइट पे काम होगा। तो ये इतना बड़ा प्रोसेस है। लेकिन कंसल्टेंट में इसमें यहाँ पे क्या आता है, सिर्फ 1% पैसा, बाकी सारा पैसा लगा रहता है आपका उसको बनाने में। इसलिए बनाना तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन सिर्फ आप देख रहे हो कितने पे डिजाइन बन रहा है और काम कर रहा है, जबकि मेजर काम यहीं पे होता है। अगर डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी के हिसाब से आप चीजें मटेरियल भी बचा सकते हो और चीजें सेव भी कर सकते हो। तो इसलिए ये प्रोसेस सारा पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे खड़े हो। हम खड़े हैं यहाँ पे इस 1% में, और बाकी सारा ये बाहर कंट्रीज में थोड़ा बढ़ जाती है, लेकिन इंडिया में तो 1-2% ही रहती है मेट्रोज में, क्योंकि प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी होती है। अब भाई कोई 500
करोड़ में काम कर रहा है तो उसको अगर 5 करोड़ दे रहा, आप अपने 6 महीने में डिजाइन कंप्लीट करके दो, 6 महीने में 5 करोड़ आ गए, बस ठीक है। अब इसमें से क्या करता है, 1 करोड़ अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी दे दी तो उसको 4 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का तो मेन काम है ना, उसका मेन प्रॉफिट है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर हो, कैसे क्या चीजें हो रही हैं, कहाँ पे। टेंडर डिजाइन जो होता है वो गवर्नमेंट करवाएगी, प्रिलिमिनरी डिजाइन हमेशा। डिटेल डिजाइन जो होता है वो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर करवाएंगे, गवर्नमेंट बहुत कम करवाती है। गवर्नमेंट तब कराती है अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि डिटेल डिजाइन हमारा होगा और तुम सिर्फ मटेरियल को दोगे। उसमें क्या होता है, कोई सी भी ड्राइंग बने उसमें कोई पैसा नहीं बचता, जो भी आप बनाओगे उसको क्लेम कर दोगे डायरेक्ट गवर्नमेंट से। तो वो पैसा जो होता है वो अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये वाले अलग होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट सारे गवर्नमेंट ही डिफाइन करती है कौन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कौन कैसे निकालना है। तो मैंने तो गवर्नमेंट के लिए भी डिटेल डिजाइन किया है, प्रिलिमिनरी डिजाइन भी किया है, और इनके लिए तो कर ही रहे हैं हम काम। तो ज्यादातर जो होता है वो इन्हीं के लिए ही होता है, थर्ड पार्टी या इन हाउस में। इन हाउस में इसमें क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी डिजाइन काफी रहता है कि यही डिजाइन आता है चेक करने के लिए, और इसी का डिजाइन करके एस्टिमेट करके वापस इंटरनली सबमिट करते हैं कि हाँ जिसने भी ये टेंडर डिजाइन किया है वो ओके है या नहीं है। तो गवर्नमेंट कभी कभार देती भी है इन हाउस डिजाइन करके, भाई तुम ही बता दो कि कितना हो रहा है कि तुम्हें, क्योंकि उनको कॉस्ट भी चाहिए होती है ये। और इससे क्या फायदा होता है, कभी कभार कॉन्ट्रैक्टर अगर ये थर्ड पार्टी अगर ये कर रही है टेंडर डिजाइन, तो वो उसी से ही डिटेल डिजाइन भी करवा लेते हैं। तो दो चीजें रहेंगी, आपका टेंडर डिजाइन रहेगा और एक डिटेल डिजाइन रहेगा। और डिफरेंट कुछ तो खास ये होता है कि टेंडर डिजाइन में आप अज्यूम कर सकते हो चीजें, यहाँ पे काफी सारी assumption कैन बी पॉसिबल। जैसे हम सॉइल की प्रॉपर्टीज अज्यूम कर सकते हैं कि फ्रिक्शन पाइल देंगे या फिर कुछ पाइल्स अलग देंगे, जैसे भी हो। और या फिर आप सीस्मिक फोर्सेस अपने अज्यूम कर लें, या फिर अपने विंड और ये अपने जियोटेक का अज्यूम करते ही है, हाइड्रोलॉजिकल डेटा लाइक वाटर और ये सब डेटा अज्यूम कर लो। लेकिन इसमें क्या होता है, ये कोई अजम्पशन नहीं होता, बिल्कुल एक्यूरेट होता है। अब इसमें सिर्फ हम मेजर सेक्शन, अगर हम पीसीएससी कटर कर रहे हैं तो एसएलएस चेक करके दे देंगे, आरसीसी कर रहे हैं तो यूएलएस चेक कर लेंगे। मतलब डायरेक्ट क्रैकवेट तो रैकवेट में भी नहीं जाते पूरा, बस एक दो चेक करके छोड़ देते हैं। डिटेल डिजाइन में हमें सारे चेक करने पड़ेंगे आपको, यूएसएलएस, एसएलएस, शियर टॉर्जन, शियर प्लस टॉर्जन, एसएलएस में फिर क्रैकवेट, डिफ्लेक्शन, स्ट्रेसेस। यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे अगर डिफ्लेक्शन भी चेक कर दिया वो भी ओके है। तो अब हम एक ब्रिज लेंगे, फिर चालू करेंगे। जैसे मैं दिखाता हूँ पहले ड्राइंग कि अगर हमें कोई आरसीसी ब्रिज करना है, जैसे एक है मेरे पास। अब ये एक ब्रिज है, ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, एक अपार्टमेंट से दूसरा अपार्टमेंट, बहुत छोटा सा स्पैन है। आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे करके क्रॉस करा रहे हैं। और कितना स्पैन है, मुश्किल से ये स्क्यू में है, स्क्यू में नहीं है। तो स्क्यू में स्पैन आ रहा है 19.5 अराउंड 477, और स्क्वायर में आ रहा है 18.5। स्क्वायर स्क्वायर भी होता है, दो चीजें होती हैं, ये भी चलो बता देंगे क्या रहता है। जो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आएगा पैरेलल टू पैरेलल, मतलब ये एक पैरेलल है, और जो एक स्ट्रेट डिस्टेंस आएगा यहाँ से क्या होगा, एक स्ट्रेट भी गिरेगा। तो ये जो पैरेलल टू पैरेलल होता है डिस्टेंस, ये स्क्यू बोलते हैं इसे। और जो स्ट्रेट आता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैं बताता हूँ। हाँ, तो आपको एक ऐसे रोड जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपका ब्रिज कैसे जा रहा है, ऐसे। लेकिन आप क्या बनाओगे, अपनी फाउंडेशन ऐसे बनाना चाहोगे, जो मेरे नीचे रोड जा रहा है उसके हिसाब से बनाना चाहोगे। अब यहाँ क्या होगा, दो डिस्टेंस होंगे, एक ये हो गया। आप समझने की कोशिश करना है इसे, कि जो इस डायरेक्शन में जा रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, तो ऐसे चला जाएगा शॉर्टर में, कि आप एक ये लाइन है आपके पास, एक ये लाइन है।
अब इसका मिड पॉइंट और मिड पॉइंट तो ये ऐसे मैच हो जाते हैं, लेकिन जब आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे वो यहाँ आती है। तो ये जो एंगल बनाता है, जैसे ये कुछ भी बनाए 10 डिग्री या ये हो गया, अब ये यहाँ एंगल बना रहा है मेरा 10 डिग्री। तो जो स्क्वायर है, और ये डिस्टेंस क्या होता है, जस्ट आपको इस लेंथ के, जैसे ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, तो 20 मीटर को आप डिवाइड कर देते हो डायरेक्ट, वही है सिंपल टिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, ज़्यादातर 10th में आती है। 20 डिवाइड बाय डायरेक्ट कॉस ऑफ दिस एंगल, जैसे 10 डिग्री है, कॉस 10 डिग्री, उससे मेरा ये स्क्यू एंगल मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे इस ड्राइंग में, मेरा स्क्वायर क्या है 18.478, और एंगल कितना बन रहा है 4 डिग्री। अगर आप इसको डिवाइड करोगे उससे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा एक्यूरेट। एक बार करके देख लेते हैं हम भी, कितना है 18.478 डिवाइडेड बाय, और स्क्रीन शेयर कीजिए सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? मैं दोबारा शेयर कर लेंगे, दिख रही है? हाँ तो एंगल निकाल रहा हूँ। हाँ अगर आप देखोगे ये स्क्वायर है, और ये स्क्वायर हमारा होगा SQ, ये स्क्वायर है SQ, और ये SQ है। तो 18.430 475, आप डिवाइड करके देख लो 18.430 को, तो आपको मिलेगा 18.43475, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये ऐड नहीं किया, और आप देख रहे हो 4.14 डिग्री है। तो जब बिल्कुल एक्यूरेट करोगे तो बिल्कुल पॉइंट तक एक्यूरेट आ जाएगा। तो ये क्या होता है, अगर आपको फिर ब्रिज जब मॉडल करना होता है तो फिर हम स्क्यू के हिसाब से करते हैं, ना कि स्क्वायर के हिसाब से। फिर हमारा जो टोटल स्पैन बन जाएगा वो स्क्वायर नहीं होगा, हमेशा स्क्यू होगा। जितना एंगल बढ़ता चला जाता है उतना स्पैन बढ़ता चला जाएगा। जैसे 10 डिग्री में और ज़्यादा, फिर 20 डिग्री में और, फिर 45 डिग्री में और। तो जितना ज़्यादा स्पैन वो लेते चले जाओगे, स्क्यू एंगल बढ़ाते चले जाओगे, आपका स्पैन भी उतना ही ज़्यादा। फिर ये गडर की स्पेसिंग भी चेंज हो जाती है, ये भी स्क्यू और उसमें करनी पड़ती है। अब यहाँ देख रहे हो कि एक तो ये स्ट्रेट है, मतलब एक दोनों के बीच का, और एक ये आएगा डायरेक्ट लाइन। तो हमेशा इनके बीच में भी वही यही बनेगा, 4 डिग्री का डिफरेंस आएगा। फिर इसमें भी स्क्यू और स्क्वायर का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ लिखा हुआ भी होगा, एक मिनट दिखाता हूँ। अब ये देखो, यहाँ आ गया ये डिफरेंस। और हमें कैसे मॉडल करना होगा, हमें इस डिस्टेंस के हिसाब से करना होगा 2507 फिर। लेकिन अभी हम विदाउट स्क्यू मान के करेंगे, और इसको मान लेंगे पूरा, ये 19 दिया हुआ 20 डिग्री 20 मान लेंगे, और हम मान लेंगे 19 मीटर का बियरिंग टू बियरिंग सेंटर, क्योंकि मेन जो लोडिंग जाएगी वो सेंटर टू सेंटर बियरिंग जाती है, ना कि आपकी पूरा जो स्पैन होता है वहां तक नहीं जाता है। जैसे इधर भी देखोगे, क्योंकि इस सेंटर से मुझे लेना होता है इम्पोर्टेंट ये, इसके बाद मैं 500 एक्सटेंशन ले सकता हूँ, तो और ज़्यादा भी करूँगा। लेकिन ये जो दिखाया हुआ है ये सेंटर ऑफ इससे दिखाया हुआ है ईयर से, और एक्सपेंशन जॉइंट 60 mm का है, तो 30 इधर 30 उधर, और यहाँ पे भी सपोर्ट है। तो अगर मैं WL² / 8 वाले फॉर्मूले से निकालूंगा तो मेरा L सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, जो मैनुअल कैलकुलेशन अगर करना चाहूँगा। और ये नॉर्मल RCC गर्डर है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ये एक शेप में है, जैसे कल पिछले लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था कि ये इसको क्या बोलते हैं, आई गर्डर बोल देते हैं, नॉर्मल कुछ नहीं कहते। बस फिर आई गर्डर के डिफरेंट पार्ट हो जाते हैं, कि टॉप पार्ट को फ्लैंज बोल लेंगे, इसको वेब बोल लेंगे,
इसको बॉटम फ्लैंज या बॉटम बल्ब बोल लेंगे। बॉटम बल्ब कहते हैं ज़्यादातर अपने कंक्रीट में, और अगर आपका स्टील का है तो बॉटम फ्लैंज बोलते हैं, इसको टॉप फ्लैंज बोल लेंगे। बॉटम बल्ब या फ्लैंज। आज के लिए रहने दीजिए सर, तो हाँ देखो क्या हो गया। अरे आज के लिए रहने दीजिए इतना। अरे थोड़ा सा बताने दो और अब क्या होगा, कम से कम बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब इसमें ये आता है, ये आप देख रहे हैं एलिमेंट, इसे बोलते हैं क्रॉस गर्डर। ये क्या करता है, क्रॉस होता है एक स्पैन से दूसरे स्पैन, मतलब ये मेरा इस गर्डर से इस गर्डर को क्रॉस कर रहा है ताकि मैं अगली क्लास में डायरेक्ट मॉडलिंग चालू कर सकूँ। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है ताकि ये कनेक्टिविटी रखता है दोनों स्पैन्स के बीच। और ये आता है एंड डायफ्राम और एंड गर्डर। इसको आप कह सकते हो मिड डायफ्राम और मिड गर्डर, यहाँ मेंशन कर दूंगा। जैसे इसको बोलते हैं मिड डायफ्राम, ये जरूरी होता है ताकि ब्रिज हमारा एक एंटिटी में मूव करे। मिड डायफ्राम और क्रॉस गर्डर, मिड क्रॉस गर्डर, और जो ये होता है ये हमारा ऐसा होता है हमेशा एंड डायफ्राम। ये एंड में आता है एंड डायफ्राम और एंड क्रॉस गर्डर। कुछ एंड डायफ्राम कहते हैं, कुछ एंड क्रॉस गर्डर कहते हैं, तो इसमें दोनों नाम बता दिए, कभी कुछ और आ जाए तो कंफ्यूज हो जाए। ये हो गया। इसके ऊपर जो ये, वैसे तो इसमें क्या आरसीसी गर्डर है तो ये स्लैब पहले से ही है। अब अगर तुम्हें इसे फ्लैंज भी नहीं कहना तो इसे स्लैब भी कह सकते हो, मतलब दोनों एक तरीके से स्लैब भी है ये टिपिकली एक टी टी बीम गर्डर ब्रिज है। इसको हम क्या बोलते हैं, टी बीम। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये टी बीम है। नॉर्मल अगर आप देखो, ये टी बीम का टॉप फ्लैंज हो गया और ये बॉटम पार्ट हो गया जो आई आई शेप में। एक तरीके से टी आरसीसी टी गर्डर भी बोलते हैं हमेशा सुपर स्ट्रक्चर को, कि आरसीसी टी गर्डर ब्रिज है मेरा, या आई गर्डर तो सिर्फ होता है लेकिन बोलते थे टी गर्डर ब्रिज है, आरसीसी टी गर्डर। याद रखना कि मतलब अगर कोई पूछ ले। अब ये हो गया, ये मैंने बताया, ये एंड डायफ्राम बता दिए। ये शायद पता होगा, ये पेडिस्टल होते हैं, इसके ऊपर ही बेयरिंग होती है। ये हमारा पियर कैप कहलाता है। ये हमारा पियर आ गया, ये अबटमेंट आ गया। अगर ये अबटमेंट है वैसे इस डायरेक्शन में है तो ये पियर कैप ही होगा, ये पियर आ जाएगा। अब इसको बॉल टाइप पियर कह सकते हैं, नॉर्मल पियर वो बाद में डिफाइन होता है, पियर कह लीजिए। फिर फाउंडेशन दिखाइए, यहाँ दिखाई नहीं है। हाँ फाउंडेशन इसके नीचे, तो इसके नीचे फाउंडेशन आ जाती है, जैसे कि पाई पाई है या कुछ भी आ रही है। तो वो ये है, ये है, ये है, ये सारी चीजें होंगे डिस्कस। और कुछ बचा इसमें। अब इसमें आप सुपर ऊपर भी देख सकते हो, सुपर स्ट्रक्चर में क्या है। हाईवे इंजीनियर ने बोला होगा भाई हमें तो, मुझे तो 11,000 है तो 11 मीटर मुझे रखना है क्लियर, वो भी स्क्यू में बोला, उसने स्क्वायर में बोला तो हम स्क्यू में कन्वर्ट करके बस 30 mm का फर्क आया, ठीक है, क्लियर कैरेज वे इतना रखेंगे। उसके बाद बाकी चीजें, फुटपाथ हमेशा 1.5 मीटर का होता है तो 1.5 मीटर खुद डिसाइड कर लेंगे हम। वो अब वो क्या बोलेगा, वो कह देगा भाई पहले तो क्लियर कैरेज वे विड्थ रखो 11 मीटर की, उसके बाद मुझे 1.5 मीटर का फुटपाथ भी चाहिए, बस वो इतना बोलेगा और कुछ नहीं। और यहाँ का एक लेवल देगा जिसे बोलते हैं FRL, फ्लोर फिनिश लेवल, और फॉर्मेशन रोड लेवल, फॉर्मेशन। इसके हिसाब से हम पूरा ब्रिज डिजाइन करते हैं। फिर हमें एक FRL मिलेगा और हमें क्लियर कैरेज वे विड्थ मिल जाएगी और फुटपाथ मिल जाएगा, बस इतना ही बताएगा हाईवे इंजीनियर। बाकी फिर हम उसको, हम एक बीम पुट करेंगे, उनकी स्पेसिंग डिसाइड करेंगे, फिर यहाँ पे ये फुटपाथ और ये रेलिंग, ये क्रैश बैरियर देंगे रोड के बराबर में, फिर एंड में रेलिंग देंगे। रेलिंग 200 की रहती है, क्रैश बैरियर 500 का रहता है, मतलब ये टिपिकल है, हर जगह यही चलता है पूरे इंडिया में, इंडिया से बाहर भी ज़्यादातर कॉमन ही है ये वाली चीज़। कभी कभार हो सकता है कि यहाँ पे भी क्रैश बैरियर दे सकते हैं, क्योंकि अगर ROB है तो आपको पता ही है कि बाइक भी भगाते हैं फुटपाथ के ऊपर से लोग, इंडिया में तो सबसे कॉमन है कि ब्रिज में अगर यहाँ जगह नहीं है या कारों का ट्रैफिक हो रहा है तो फुटपाथ पर ही चलाने लगेंगे, तो
उससे बचने के लिए भी यहाँ पे भी कभी कभार बड़ा दे देते हैं कि भाई यहाँ भी क्रैश बैरियर दे दो, तो वो जो देता है वो फिर हाईवे इंजीनियर ही बताता है कि हाँ ठीक है ये मत दो आप ये दे दो, या कभी कभार क्लाइंट के भी कमेंट आ जाते हैं कि इसको और चौड़ा कर दो, तो उससे भी कुछ फर्क अगर पड़ेगा हमारे तो फिर डिस्टेंस, फिर हम ऐसे डिस्टेंस रख लेते हैं। अब ये जो स्पेसिंग होती है गर्डर की, ये जनरली जो हम रखते हैं 2 मीटर से 3 मीटर रखते हैं। इससे ज्यादा नहीं रखते हैं हम। अब दूसरी चीज आती है हमारी डेप्थ की। अगर आप देख रहे हो तो ये मेरा स्पैन है, स्पैन अभी मेरा कितना है, जैसे मैं 18 नहीं मान लिया, 19 मीटर मान लीजिए, 19 मीटर का स्पैन है बेयरिंग टू बेयरिंग, और टोटल स्पैन है मेरा 20 मीटर, ये 20 मीटर लेगा। तो अब मैं अपना डेप्थ कैसे डिफाइन करूँगा, डेप्थ मेरी ये मैं ज़्यादातर डिफाइन करता हूँ इसके स्पैन से। जैसे हमारा 18 मीटर है तो 18 को डिवाइड कर लेते हैं हम 10 से लेके 15 तक RCC गर्डर में या स्टील में, और 15 to 20 हम ले लेते हैं PCS से, या कभी कभार चले भी जाते हैं 15 to 20, और इससे ऊपर जाते हैं हम किसमें आते हैं, कंटिन्यूस, ये RCC स्टील, ये PCSC, और फिर इससे ऊपर जो जाते हैं 20+, वो कंटिन्यूस होते हैं। ये दोनों सिंपली सपोर्टेड होते हैं 10 to 20, और 20+ अगर जाना है तो आपका ब्रिज कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है कि डेप्थ कैसे डिसाइड करो। अब आपको क्या हुआ, आपको उसने हाईवे इंजीनियर ने लेवल दे दिया और वेट दे दी। अब आपने एक स्लैब बना ली नॉर्मल सी। अब वो स्लैब में बीच में सबसे मिडिल में पहले देखा कितनी बन रही है, फिर हमने गटर की पोजीशन डिफाइन करी कि मैंने 2.5 मीटर के रखता हूँ, और 2.5 मीटर के मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पैन जैसे 18 मीटर का है तो 1800 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना गया 1800, और यहाँ डेप्थ देखोगे तो 1800 ही ली हुई है, तो ये 10 से डिवाइड करके लिया हुआ है। कभी कभार हम इससे भी कम डेप्थ ले सकते हैं तो, लेकिन रीइंफोर्समेंट बढ़ जाएगा, और कभी कभार इससे भी ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है फिर, अब ये हो जाता है मेरा सॉफिट, ये चीज़ आ गई मेरी बॉटम सॉफिट ऑफ गर्डर, सॉफिट, और ये डिस्टेंस भी डिफाइन करना होता है। मैं जैसे बेयरिंग प्लस पेडिस्टल 450 ले रहा हूँ। अब इसके नीचे अगर कोई रोड चल रहा है, जैसे यहाँ हाईवे जा रहा है, तो मुझे ये डिस्टेंस क्लियर रखना होता है 5.5 मिनिमम, या रेलवे है, रेलवे का अलग है 7 या 6.5 है, तो ये अगर नॉर्मल रोड है 5.5 मीटर क्लियर चाहिए। तो अब मेरे पास ये लेवल मिल गया मुझे, मेरे पास क्या होता है यहाँ पे एग्जिस्टिंग वो भी होता है RL, ERL बोल लो, रोड लेवल बोल लो, या फिर नॉर्मली रोड लेवल अवेलेबल होता है। जैसे मैं इसको अभी बना दूं नीचे, तो ये लेवल अवेलेबल होता है, और मेरे पास टॉप भी दिया हुआ है, तो टॉप से माइनस करके मैं इसका सॉफिट का बॉटम लेवल निकाल लेता हूँ, कुछ आएगा, और ये रोड लेवल गिवन होता है, तो उससे मैं देख लेता हूँ मेरी ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए 5.5। अगर ये नहीं मिलेगी मुझे, तो या तो मुझे हाईवे इंजीनियर से बात करके मेरा अपना अलाइनमेंट चेंज करना पड़ेगा कि भाई बोलो उससे कि वर्टिकल क्लियरेंस बढ़ाए, अपना ये RL चेंज करे, और दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि मैं इसकी डेप्थ कम करूं, या फिर मैं अपने ब्रेज में PR या कुछ और PR कैप की डेप्थ कम करूं, पेडेस्टल की बढ़ाऊं डेप्थ, तो ऐसे करके चेंज करने पड़ते हैं कि जिससे क्लियरेंस मिले और बाकी चीज़ें स्मूथली चलती रहे। ये सारी चीज़ें हमारे पार्ट में आती है। बस हाईवे इंजीनियर तो अपना RL दे के, और ये तो जियोटैग देगा ज़्यादातर आपको रोड लेवल जो मिलेंगे, या फिर सर्वे इंजीनियर दे देगा कोई उठा के कि उसके पास होते हैं सारी प्रोफाइल के लेवल, वो दे देगा। बाकी सब कुछ हमारा होता है, कितना PR रखना है, क्या PR की हाइट आ रही है, PR कैप रखना है, फिर पेडेस्टल बेयरिंग कितने रखने हैं, और ये सुपर स्ट्रक्चर क्या रखना है, स्लैब कितनी, उसके ऊपर बेयरिंग कोड भी आएगा,
वो 60 mm का रखना है, 50 mm का, या फिर 100 mm का। उसके बाद माइनस करते करते सारे डिस्टेंस हमें मिल जाते हैं। तो ये होती है इनिशियल प्लानिंग, जिसके हिसाब से फिर हमें मॉडलिंग करनी पड़ती है अपने मिडास में। मिडास में फिर हम जाके अपनी मॉडलिंग करेंगे, बिल्कुल जो जो हमने चीजें अज्यूम करी हैं और जो जो हमने मानी है। इनिशियली हम कुछ साइड लेके चल लेते हैं कि अगर हमें वॉल टाइप पियर ही बनाना है, क्योंकि ये रेलवे ब्रिज है, तो रेलवे ब्रिजेस में ज्यादातर क्या होता है, रेलवे ब्रिज में हमेशा वॉल टाइप पियर्स ही होते हैं। वो ज्यादा एक तो लॉन्ग लाइफ होते हैं, और जो अपनी रेलवे की एक्स्ट्रा फोर्सेस आती है ना, इसकी वजह से, वाइब्रेशन की वजह से उसको रजिस्ट करने में काफी इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन एनालिसिस हम करते नहीं है किसी उसका इंडिया में। इंडिया के बाहर अब होने लगा है, लेकिन अभी इंडिया में आया नहीं है, तो ज़्यादा कॉमन नहीं हुआ है, और कोई गाइडलाइन भी डिफाइन नहीं है कि कैसे करेंगे। अब हम कोई रेल चल रही है इसके बराबर में से नीचे से, या कोई ट्रैफिक चल रहा है जिसके वजह से आपने देखा भी होगा कि पियर में या ऊपर वाइब्रेशन आने लगती है, क्योंकि रेल नीचे चल रही है लेकिन वाइब्रेशन ऊपर आ रही है। तो वो कितनी आनी चाहिए कितनी नहीं, उसका अभी एनालिसिस नहीं हुआ है, लेकिन ये सब चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर ये हम एक नॉर्मल रफ ड्राइंग बनवा लेते हैं, या बनाते हैं किसी भी रफ में से, खुद हम अपना स्केच बना के भी रख सकते हैं, फिर किसी और से बनवा लें। फिर हम क्या करेंगे, अब एनालिसिस चालू करते हैं इन सब अजम्पशंस के ऊपर, कि फिर हम सेक्शन से ये ओके है, ये ओके नहीं है, यहाँ पे क्या चेंज करना है, फिर जाके हम इनिशियली ड्राइंग कंप्लीट कर लेंगे, फिर वो सबमिट होगी। तो ये इस ब्रिज के हिसाब से हम कल अपनी मॉडलिंग और सब कुछ चालू करेंगे। तो मैंने सारा बैकग्राउंड ज़्यादातर दे दिया है, और ये टाइप ब्रिजेस की मैं शेयर कर देता हूँ। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? हाँ, रवि, अविनाश, अमन। हाँ, यस। सर हमको सॉयल किस टाइप का हमको फाइल चाहिए, उसमें कितनी डेप्थ होनी चाहिए? हाँ हाँ हाँ, ये चीज जो होती है, देखो अगर आप टेंडर स्टेज में कर रहे हो तो हमारे पास ये होता है अपना 2911, और हमारे पास कुछ गाइडलाइन है, जैसे एसपीटी वैल्यूज। हमें फिर भी जियोटेक तो चाहिए। अगर जियोटेक अवेलेबल नहीं है तो हम डायरेक्ट जाके वेरीफाई, कुछ ना कुछ हमें खोदना ही पड़ेगा। या तो हम क्या करते हैं, पुराना ब्रिज चेक करते हैं, कि जो ऐसे मैंने आपको ये दिखाया, अब हम चेक करेंगे इसके आसपास कोई पुराना ब्रिज तो नहीं बना हुआ, उसके में क्या फाउंडेशन यूज हुई थी, उसमें पाइल यूज हुई थी, उसमें ओपन फाउंडेशन यूज हुई थी, या वेल फाउंडेशन, और पाइल कितनी डेप्थ तक गई थी। वो डेटा ज्यादातर अवेलेबल होता है गवर्नमेंट के पास खुद ही, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, तो गवर्नमेंट खुद शेयर करा देती है, भाई यहाँ पे हमने 30 मीटर की पाइल करी थी, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, या 500 मीटर दूर, या 20, कुछ कुछ रेंज बता देगी। तो इनिशियल में हम अज्यूम कर लेते हैं डेटा, लेकिन जब हम डिटेल डिजाइन में काम करेंगे तो मैंने वही बताया कि हमें जियोटेक की रिपोर्ट चाहिए होगी, और जियोटेक हमें क्लियर रिकमेंडेशन देगा कि या तो हमारी सॉइल वो बता देगा लूज सॉइल है, लूज सॉइल है, या क्लेई है, या फिर एक आती है मीडियम, और दूसरी तीसरी आती है हार्ड। अब लूज है तो हमेशा फ्रिक्शन पाइल्स ही जाएंगी इसमें, और किसी फाउंडेशन का सवाल ही नहीं उठता, जो कि पूरे दिल्ली रीजन में है। पूरे दिल्ली रीजन में लूज सैंड है, सारी फ्रिक्शन पाइल है, और लेंथ है उनकी 30 to 40 मीटर। ये दिल्ली का बता रहा हूँ। अब मीडियम जो सॉइल है, ये जनरली अवेलेबल है आपकी महाराष्ट्र रीजन में, और इसमें भी, गुजरात में भी है। इसमें क्या होता है, या तो आपकी फ्रिक्शन रिजिड पाइल जाएंगी, रिजिड मतलब वही अपनी, या फ्रिक्शन प्लस रिजिड भी जा सकती हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन भी जाती हैं। वो 15 मीटर की होती है, रिजिड है तो मेरी 6 से 10 मीटर में काफी हो जाती है। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये 15 मीटर तक रहती है, कि फ्रिक्शन भी रेजिस्ट करे और रिजिड भी हो, मतलब हार्ड रॉक नहीं। लेकिन आपका अगर टोटली हार्ड रॉक है तो इसमें रिजिड जाएंगी या ओपन फाउंडेशन। अगर हमें जस्ट 2 मीटर 3 मीटर बाद वेरी बहुत ज्यादा हार्ड रॉक मिल गया तो हम हमेशा ओपन फाउंडेशन करेंगे, क्योंकि आप पाइलिंग कर ही नहीं सकते हार्ड रॉक में।
मशीनों के ऑगर टूट जाते हैं, उनकी ट्रैमी टूट जाती है, बहुत सारी दिक्कत होती है। आप वाली फाइलिंग कर सकते हो ट्राईपॉड वाली, लेकिन जब हम फाइल रिग के थ्रू फाइलिंग करते हैं उसमें ज़्यादातर जो उसका फ्रंट एंड होता है ना ऑगर, वो टूट जाता है हार्ड रॉक में, तो इसलिए फाइलिंग पॉसिबल हो ही नहीं पाती है हार्ड रॉक में, तो हम इसीलिए। लोग के इधर सर अभी मालदीव में ब्रिज जिस हाँ प्रोजेक्ट में हाँ मैं, वहाँ पे कोरल्स हैं नीचे भी, तो वहाँ हाँ फ्रिक्शन पहले यूज हुई है। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें तो लूज सैंड होगी तो फ्रिक्शन पाइल ली होगी। कोरल में तो पानी भी है ना, लेकिन कभी कभार क्या होता है एकदम पानी के बाद आपको हार्ड स्ट्रेटा भी मिल जाता है कि उसमें पाइल घुस ही नहीं पाता है। वो आपका जो पाइल मशीन होगी ना, उसके नीचे ऑगर लगा होता है ना, ऑगर शायद, जी जी। ऑगर उससे क्या होता है, ऑगर टूट जाता है अगर एकदम से हार्ड रॉक मिला, पता नहीं आपका टूटा हो नहीं टूटा हो, लेकिन जहां नहीं अभी मैंने, इधर नहीं टूटा। हाँ मुंबई रीजन में बहुत टूटे हैं ऑगर, क्योंकि वो 6 मीटर बाद एकदम इतने ज्यादा हार्ड रॉक से टकराता है, क्योंकि वो सारा डेक्कन प्लेट्यू का रीजन है ये मोल्टन लावा से बना हुआ है पूरा महाराज, तो उसमें क्या है कि जैसे ही वो उसको लावा ओरिजिनल मिलता है जमा हुआ, वो नहीं कर पाता नीचे अंदर, तो वो टूट जाता है। उसके चक्कर में फिर हम ओपन फाउंडेशन देनी पड़ती है। ओपन फाउंडेशन की खुदाई भी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको जेसीबी चाहिए, पोकलिन चाहिए, एरिया ज्यादा चाहिए, तो वो काफी डिफिकल्ट भी हो जाती है कभी कभार ओपन फाउंडेशन। सबसे बढ़िया तो पाइल ही रहती है, पाइल अपनी करी, पाइल का बनाया और चालू कर दिया काम। और बाकी फिर एक होती है स्पेशल वेल फाउंडेशन, जो स्पेशल बिजनेस में यूज होती है, ये किसी में भी हो सकती है, ये लूज सैंड हो हार्ड रॉक हो, क्योंकि इसका प्रोसेस अलग होता है, इसमें वेल को सिंक कराना पड़ता है। जी। तो वो हम अगर लूज सैंड है तो बहुत जल्दी सिंक हो जाता है, और हार्ड है तो फिर वही, फिर जेसीबी और बाकी मशीनरी लगती है खूब। तो ये फाउंडेशन हमारी, जब तक आपके पास जियोटेक का डेटा नहीं होगा हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जियोटेक रिपोर्ट। हर ब्रिज में इंपॉर्टेंट होती है, हर स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास नहीं है तो हम कभी हम आगे नहीं बढ़ते, हम मना कर देते हैं, भाई हमें नहीं मालूम, तो मैं कल को पाइल कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, कल ओपन फाउंडेशन कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। और फिर ये भी रिकमेंडेशन जियोटेक डायरेक्टली दे देता है कि भाई फ्रिक्शन पाइल यूज करो, वो भी 30 मीटर की लेंथ की ये कैपेसिटी आ रही है, 35 मीटर पे ये आ रही है, 40 मीटर पे ये आ रही है। और अगर वो रिजिड फाइल देगा तो वो भी बता देगा कि 6 मीटर पे इतनी कैपेसिटी है, और 7 मीटर पे ये आ रही है, और इतना मुझे वो चाहिए, उसमें क्या बोलते हैं, हार्ड रॉक में इतनी मेरी सॉकेटिंग, हाँ सॉकेटिंग होनी चाहिए इतनी हार्ड रॉक में। तो वो सॉकेटिंग लेंथ भी जियोटेक इंजीनियर, ये सब जियोटेक रिपोर्ट में मेंशन होता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ चीज़ें, फिर भी हमें जियोटेक रिपोर्ट नॉर्मली अपनी सॉइल की एक प्रोफाइल तो चाहिए ही चाहिए, वरना आप कभी फाउंडेशन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी अगर कोई बोले विदाउट जियोटेक करो तो मना ही कर देना, क्योंकि वो सही नहीं होता, बाद में कुछ और मिलता है जमीन के अंदर, जमीन के अंदर किसी पहले को तो वो नहीं। सैंपल लेगा ना एसपीटी करके, फिर तो। हाँ हाँ, एसपीटी से भी पता चल जाता है, अगर एसपीटी के पास भी वैल्यू है, क्योंकि हार्ड रॉक जो होता है वो एसपीटी एन की वैल्यू मोर देन 40 होती है, और ये होती है शायद 15 to 40 के बीच, और ये होती है हमारी लेस देन 15। और अगर सॉइल के डेटा में एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मेंशन किया हुआ है तो वो हमेशा लूज सैंड ही होती है। मीडियम सॉइल और हार्ड रॉक में एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं आता है, कभी कभार मीडियम में आ जाता है, अपर लेयर में आ जाए, लेकिन लोअर लेयर फिर हार्ड रॉक होती है, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं आता है, वो पूरा रॉक ही होता है, ब्रिटिल होता है, तोड़ोगे तो वो पूरा ही टूट जाएगा, कुछ वो नहीं देगा आपको, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस नहीं देगा। ओके ओके। इसलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि सारी चीजें हमारे पास हों। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। और अमन, तो कल हम उससे चालू करेंगे मॉडलिंग कैसे करते हैं और कैसे मैनुअली भी चेक करते हैं, वो सब उसमें डिस्कस करेंगे, ओके। कल है सर, 2 दिन बाद है ना सर? कल ट्यूसडे को है ना, मंडे ट्यूसडे है ना क्लास, अच्छा। मतलब एक मिनट नहीं, देख एक लेंगे। शेड्यूल मिला था हाँ उसमें। शेड्यूल में लास्ट जो लेटेस्ट जो आखिरी आया है, हाँ, उसमें 27 को है सर आपकी। एक मिनट मैं भी देख लेगा, मुझे लगा कल है, तो लिखा हुआ है मैंने, अभी लेटेस्ट शेड्यूल। हाँ 27 लिखा हुआ है। चलो तो फिर 27 को कर देंगे, ठीक है ठीक, ओके, नो इशू 27। मैं एक बार, क्या पता अपडेट हो, मैं एक बार फिर भी अमन से पूछता हूँ। ओके सर। ओके, थैंक यू गुड थैंक नाइट। यू। तीन जुलाई का मिल आएगा पासपोर्ट।